गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है, तो देखो, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये मैंने समझा दिया था तुम लोग को, और मैंने बोला था कि तुम लोग गूगल करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये जो 105 ये सब ओरिजिनली है। ठीक है, ये सारा डेटा मिलना चाहिए। अगर तुम लोगों ने गूगल किया है तो मिल जाएगा, नहीं किया है तो ऑब्वियसली चेक करके देखो। ठीक है, तो समझ में आएगा कि कैसे करके इंडेक्स नंबर बनता है। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिकल ये भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब देखो हम लोग हिमांशु, ये सॉल्व किया है क्या तुमने? अच्छा, ठीक है, देखो अब इसमें ना 4 टेस्ट होता है। ठीक है, वो 4 टेस्ट हम लोग को पढ़ना है। ये देखो दिखाती हूँ। कहाँ गया? कहाँ लिखा है, कहाँ? ये रहा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी के अंडर 4 टेस्ट है, और ये टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई करता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला, जैसे लैस्पियर्स हो गया, पैसेस हो गया, मार्शल हो गया, बॉलीज हो गया, या फिर फिशर्स हो गया। कौन सा टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है और कौन सा टेस्ट कौन सेटिस्फाई नहीं करता है, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे एमसीक्यू आता है, तो हम थोड़ा सा समझा के बता देंगे ताकि तुम लोग को याद करना जो है आसान हो जाए। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में टोटल 4 टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, टोटल 4 टेस्ट के बारे में हमें सीखना है। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट होता है लेस पेयर। यूनिट। सबसे पहले वो तो फॉर्मूला है। ठीक है, वो सारे फॉर्मूला कौन से टेस्ट को पास करता है, वो उसमें 4 टेस्ट है। पहला टेस्ट है यूनिट टेस्ट। ठीक है, अब यूनिट टेस्ट को अगर एकदम सिंपल तरीके से बोले तो ये यूनिट फ्री फॉर्मूला होना चाहिए, यूनिट फ्री फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम लोगों ने देखो कुछ दिन पहले सभी ने रेशियो किया। ठीक है, तो रेशियो में क्या होता है, क्या रेशियो में कोई यूनिट बचता है? मतलब रेशियो मतलब एक्स बाई वाई ना, ये फॉर्मेट, क्या रेशियो नहीं या बचता है ना? यूनिट बाय तो वन। जितना भी हम लोग का फॉर्मूला है, चाहे तुम लोग लेस्पियर्स ले लो, पैसेस ले लो, फिशर्स ले लो, बॉलीज ले लो, मार्शल एज, जो भी ले लो, वो सब रेशियो है कि नहीं? मतलब अगर 100 का कंसेप्ट हटा दो, जब रेशियो को इंटू 100 करते हो वही तो परसेंटेज हो जाता है। जैसे 2/5 तो ये रेशियो हो गया, इसमें इंटू 100 करोगे तो वही चीज तो परसेंटेज हो जाता है। तो सारा फॉर्मूला वैसे तो हमारा रेशियो भी है, रेशियो से परसेंटेज। तो अगर सारे फॉर्मूले हमारे रेशियो वाले हैं तो क्या ये टेस्ट सारा फॉर्मूला पास कर जाएगा, मतलब लेस्पियर से लेके पैसेज, फिशर्स, वॉलीज, मार्शल एज, बोलो हाँ मैम। पास कर जाएगा ना? क्योंकि सभी का फॉर्मूला क्या है, रेशियो है। देखो यहाँ पर भी ना ज्यादा कुछ लिखा नहीं, यूनिट टेस्ट के लिए लिखा है दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, मतलब यूनिट फ्री। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट उसे मैंने लिखवा दिया यूनिट फ्री, इन विच और फॉर विच प्राइजेस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड। ठीक है, तो उतना हमें कुछ भी याद नहीं रखना है एग्जाम के लिए, बस इतना याद रखना है कि यूनिट टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने समझा दिया यूनिट टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई करेगा और क्यों करेगा। ठीक है, तो तुम लोग को याद हो जाएगा। तो कौन कौन सेटिस्फाई करेगा? लेस्पियर्स, पैसिव, फिशर्स, क्योंकि सबका फॉर्मूला रेशियो वाला होता है, पॉलीज और मार्शल एज बोथ। ठीक है, ये सब कोई सेटिस्फाई कर जाएगा बिकॉज सभी का रेशियो वाला फॉर्मूला है। फिर यूनिट टेस्ट के बाद जो फॉर्मूला, अच्छा एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसी में लिखना है कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब वो यूनिट फ्री आंसर नहीं देता है। वो कौन सा है, नाम लिखो, याद रखना पड़ेगा। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नॉट
satisfied this टेस्ट। तो जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, देखो जब हम लोगों ने मेथड सीखा था पहली बार, ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पर देखा था कि क्या क्या मेथड होता है इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने का, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक होता है सिंपल, एक होता है वेटेड। वेटेड के अंदर एग्रीगेटिव रिलेटिव, सिंपल में भी एग्रीगेटिव रिलेटिव, ठीक है। वेटेड में जो एग्रीगेटिव था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके सारे फॉर्मूले हम लोग अलग तरीके से सीखते हैं, जैसे बहुत सारा होता है उसमें, जैसे लेस्पियर्स पैसेज, ये सब रिलेटिव का फॉर्मूला ये था, ठीक है। और सिंपल एग्रीगेटिव मतलब ये वाला था। तो हमें बोला गया है, बस इतना याद रखो, जो ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है ना, ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जिससे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया भी था, ये रहा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से जो क्वेश्चन किया था। तो इनका कहना है कि ये मेथड इस टेस्ट को पास नहीं करता है, मतलब ये पूरा पूरी यूनिट फ्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हमें समझना भी नहीं है, हमें दिया भी नहीं है, देखो हमें फाइंड आउट भी नहीं करना है, बस याद रखना है कि सिंपल, अब सिंपल मतलब ये अनवेटेड होता है, तो तुम लोग चाहो तो इसके नीचे अनवेटेड ये वाला बात लिख सकते हो, लेकिन हम लोग को तो पता है सिंपल का मतलब ही अनवेटेड होता है। तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स जो है वो जो है ऑल अदर फॉर्मूला सेटिस्फाइज दिस टेस्ट एक्सेप्ट फॉर द सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। मतलब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं इंडेक्स नंबर, तो उसके अलावा बाकी सारे फॉर्मूले यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। इसके बाद जो टेस्ट होता है उसका नाम है टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो 4 होगा, ये सेकेंड वाला हो रहा है, टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमें करना क्या होता है, क्या चेक करना होता है, जैसे यहाँ पर यूनिट फ्री फॉर्मूला होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा टाइम रिवर्सल। जैसे देखो हम लोगों ने डे 1 में सीखा था ना, P0n को कैसे लिखते हैं और PN0 अगर हुआ तो उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। n से लिखा हो या 1 से लिखा हो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो वो भी मेरा बोला हुआ है, देखो 1 या n एक ही बात होता है, जो चाहे लिख सकते हो। ये देखो मैंने ये पहले दिन वाला निकाला, ये 1 से सिखाया था मैंने, तुम लोग को सिखाया कि कैसे करके लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम रिवर्सल टेस्ट में ये हमें देखना है। तो P0n मतलब क्या होता है, PN/P0, ठीक है। और PN0 का मतलब फिर क्या होगा, जो पहले रहता है वो नीचे चला जाता है। P0/Pn। हाँ, तो इसका हो जाएगा हम लोग का P0/Pn, ठीक है। तो Pn यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, करंट ईयर बाय बेस ईयर है ना। ये हो जाएगा करंट ईयर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, बेस ईयर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कंपैरिजन कैसा है, करंट ईयर ऑन बेस ईयर। ये कंपैरिजन किसके साथ किसका है, क्योंकि डिनोमिनेटर के हिसाब से कंपैरिजन होता है। वही चीज देखो हम लोग पहले दिन जस्ट इंडेक्स नंबर स्टार्ट करते बाद ही हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। ये देखो, अर्लियर ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, देयर आफ्टर द नेक्स्ट गिवन बाय 1 या फिर n, जो भी बोलो। तो ये देखो यही चीज, ये इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं अभी टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए, इसी कंसेप्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ईयर फॉर विच कंपैरिजन इज डन इज नोन एज करेंट ईयर, जिसके लिए कंपैरिजन होता है उसी को हम लोग करेंट ईयर बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या लिखोगे, P0 को क्या लिखोगे, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बेस ईयर। बेस ईयर, और नीचे का क्या हो जाएगा, करेंट ईयर, ठीक है। और यहाँ पर कंपैरिजन कैसे हो रहा है, बेस ईयर ऑन करंट ईयर। यहाँ जो Current year. लिखने का तरीका है वो बेस ईयर ऑन करंट ईयर है। तो इस टेस्ट में क्या चेक करना पड़ता है, क्या P0n इंटू PN0 1 होगा कि नहीं होगा, वो हमें चेक करना होता है। तो देखो वैसे तो P0n का मतलब क्या होता है, PN/P0, और PN0 का मतलब क्या होता है, P0/PN। तो ये कटकुटा के 1 हो गया, ठीक है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में ये चेक करना होता है। क्या तुम लोग को ये सब वहां पर टेस्ट चेक करने के लिए देगा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देगा। ये सारी चीजों को हम इसीलिए बताते हैं ताकि याद रखना आसान हो। वैसे तो हम चाहे तो मुझे बस जो बोलना है वो हम बोल सकते हैं कि ये टेस्ट ये सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन वैसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा डिटेल्स में बता रहे हैं कि टाइम रिवर्सल टेस्ट एक्चुअली क्या होता है। तो करेंट ईयर ऑन बेस ईयर, बेस ईयर ऑन करेंट ईयर का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू 1 होना चाहिए। अब ये चीज जो भी सेटिस्फाई करेगा वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे कि हम समझाने के लिए तुम लोग को बोल रहे हैं, देखो लास्पियर्स से समझाते हैं। ये देखो लास्पियर्स, तो लेस्पियर्स का फॉर्मूला क्या था, याद है, लेस्पियर्स का फॉर्मूला होता था, लेस्पियर्स ने क्या बोला, Pn/P0 तो हम लेंगे, लेकिन ये वेटेड था तो इनटू वेट, वेट के नाम पे क्या लिया जाता है, क्वांटिटी। और लेस्पियर्स कौन सा क्वांटिटी लेते हैं, करेंट ईयर या बेस ईयर, बोलो, सिखाया था कैसे याद रखना है, एल
पैसेज पी, पहले अल्फाबेटिकली एल आता है तो क्यू क्या हो जाएगा? প্রথমে ম্যাম মনে হয় কারেন্ট ইয়ার। ऐसा क्यों अंदाजे से बोल रहे हो? मैंने तो एक चीज सिखा दिया है ना, तो उसके हिसाब से बोलो। अभी तो बोला लेस्पियर्स एल, अल्फाबेटिकली एल आगे आता है, तो मैंने बोला था पुराना एल मतलब आगे आता है, आगे मतलब तो बेस ईयर, और पैसेज बाद में आता है, तो उसके लिए क्या होता है, पी अल्फाबेटिकली बाद में आता है, तो पैसेज जो है उसमें क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मैंने सिखाया था ना कैसे करके याद रखना है। भूल जाओगे तो कैसे होगा बोलो? याद रखना तो तुम लोग का ड्यूटी है। देखो ये देखो, मैंने सिखाया था ये बेस ईयर ये करंट ईयर कैसे याद रखना है। चलो नहीं याद रख रहे हो, क्यों पता नहीं। बेस ईयर तो यहाँ पर क्या आएगा, अब चलो देख के ही बताओ सही सही। यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर समेशन आ जाएगा। तो ये वाला मेरा कौन सा डिनोट हो रहा है, जीरो एन या एन जीरो? मतलब ये जो लिखा है, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, ये जीरो एन वाला है कि एन जीरो वाला है, तुम लोग ही बताओ। मतलब कैसे समझोगे? पी एन बाई पी जीरो लिया है ना हम लोगों ने यहाँ जीरो पर, एन जीरो हुआ, हम लोगों ने लिया है पी एन बाई पी जीरो, तो कौन सा है? पी एन बाई पी जीरो अच्छा कहाँ पर मैंने है? হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পারছি P0 এন্ড হ্যাঁ तो ये वाला चीज को डिनोट करे, बस इसमें वेट लगा हुआ है, ठीक है। अब सेम तरीके से तुम लोग को इसके लिए बताना है, तो इसके लिए कैसे बताओगे? तो इसमें क्या हो जाएगा, पी एन बाई पी जीरो की जगह क्या लिखोगे, उल्टा लिखोगे, क्या लिखोगे, पी जीरो बाई पी एन। अरे कुछ नहीं बता पा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो बताना चाहिए, इतना हिंट्स दे रहे हैं। एक्चुअली तुम लोग देखते नहीं हो ना, आज क्लास हुआ, फिर जब ट्यूसडे होगा तभी कॉपी निकालोगे, तो कैसे याद रहेगा बोलो? चलो अब अभी हम हिंट्स दे रहे, एटलीस्ट अभी तो बताने का कोशिश करो। तो ये पी एन जीरो का पी जीरो और पी एन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वेट के लिए क्वांटिटी आएगा, तो क्वांटिटी में क्या लोगे? ये कंपैरिजन है करंट পিএন ईयर और बेस ईयर, हाँ। পিএন एन लेना पड़ेगा, पी नहीं, क्यू एन होगा, হ্যাঁ মানে কিউএন। ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, क्या ये मल्टीप्लाई करके वन आ सकता है? क्या कुछ भी कट रहा है? मैंने अभी 100 नहीं दिया है, ठीक है, तो क्या ये वन आ सकता है किसी भी तरीके से कट के? না আসবে না। ये तो कहीं से भी वन नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। अब ये अगर समझ में आया, आना तो चाहिए। पैसेज का बताओ क्या होगा, पैसेज का कैसे लिखोगे? तो पैसेज ने भी क्या किया, पी एन बाई पी जीरो लिया, वेट में क्वांटिटी लिया, लेकिन कौन सा क्वांटिटी लिया, करेंट ईयर, কারেন্ট ইয়ার ठीक है, करेंट ईयर क्वांटिटी लिया, और यहाँ पर समेशन लगा दिया। जैसे ही हम लोगों ने ये लिखा, तो हम लोगों ने कौन सा वाला फॉलो किया, पी एन जीरो या पी जीरो एन, पी जीरो एन, ठीक है। अब पी एन जीरो वाला लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पी जीरो बाई पी एन, और क्वांटिटी के नाम पे क्या लोगे, क्यू, और वेट के नाम पे क्वांटिटी लोगे, और क्यू कौन सा लोगे, जीरो या एन? জিরো जीरो लेंगे, क्योंकि पैसेज का क्या है, ওটার पैसेज, এন তাহলে উল্টোটা हाँ নেবো জিরো उसका यहाँ एन लेंगे तो यहाँ जीरो लेना पड़ेगा ना। वैसे तो पैसेज का मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर कंपैरिजन उल्टा करेंगे तो आंसर भी तो उल्टा, मतलब चीज भी तो उल्टा ही लिखना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू वन, ये भी कट नहीं रहा है। अब फीचर्स देखो, फीचर्स क्या होता है, रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज। तो लेस्पियर्स का क्या है, यहां से देख देख के लिखो, पी एन बाई पी जीरो, क्यू जीरो, ठीक है, ये इनटू पी जीरो क्यू एन डिवाइडेड बाई पी एन क्यू एन, समेशन समेशन इनटू पैसेज लिख रहे हैं, पी एन क्यू एन, पी जीरो क्यू एन इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर समेशन देना भूल गए हैं, पी जीरो क्यू जीरो पी एन क्यू जीरो। देखो ये कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, किसी के साथ कुछ भी कट रहा है? पी एन क्यू जीरो पहला, पी एन क्यू जीरो कहीं पर और है, हाँ है, ये देखो पी एन क्यू जीरो पी एन क्यू जीरो। अच्छा, फिर उसके बाद है पी जीरो क्यू एन, हम ऊपर न्यूमरेटर के हिसाब से चेक कर रहे हैं, क्योंकि सारा देखने में एक जैसा लगता है, সবই কেটে যাচ্ছে तब ही कट जाएगा। पी जीरो क्यू एन, पी जीरो क्यू एन, पी एन क्यू एन, पी एन क्यू एन, पी जीरो क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो, तो कट के क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ, ওয়ান तो फिर आंसर क्या आ जाएगा,
मैम 1। 1। तो इसका मतलब फिशर्स कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई किया? अरे ये तो लिखा होगा। बोलो फिशर्स कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई किया? ये तो लिखा हुआ है। मैम एटा ही तो है, टाइम रिवर्सल हाँ तो टेस्ट। तुम लोग कहाँ खो जा रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो फिशर से इसलिए टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है, बाकी का मैंने चेक करके नहीं दिखाया क्योंकि मेन ये 3 ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बाकी हम लिख देंगे, बाकी लोग सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, लेकिन फिशर सेटिस्फाई करता है जबकि लेस्पियर्स और पैसेज सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो थर्ड नंबर टेस्ट है उसका नाम है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, उसमें क्या चेक करना होता है? अगर P0n और Q0n को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो V0n होना चाहिए, ठीक है। P0n मतलब क्या लिखोगे? बोलो Pn बाई कितना, बाई कितना लिखोगे? Pn बाई Pn बाई P0। P0। ठीक है। और अगर Q को लिखोगे Q0n को, तो उसको कैसे लिखोगे? Qn बाई Q0। Qn बाई ठीक, Q0। ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? Pn Qn। P हाँ और Pn P0 Qn P0 Q0। Q0। ठीक है। अब ये V0n को क्या लिखोगे? मैम ये Vn बाई V0। ठीक है। और वैल्यू मतलब ही क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हो गया, मतलब पी एन क्यू एन, ये क्यू ना मुझे दोनों, अच्छा मैंने दोनों ही कैपिटल लिखा है, ठीक है। तो देखो पी एन क्यू एन और P0 Q0 इक्वल टू क्या होना चाहिए? Vn बाई V0। अगर ये हो जाता है तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इसी तरीके से चेक करते हैं। क्या इनमें से कौन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है? तो चलो वो तीनों में ही हम दिखाएंगे। लेस्पियर्स का देखो, लेस्पियर्स का क्या चेक करेंगे? P0n इंटू Q0n, ठीक है। अब लेस्पियर्स के फॉर्मूले में P0n को तुम लोग कैसे लिखोगे? तो P0n का मतलब पहला बात क्या है? Pn बाई P0। बोलो ये है कि नहीं, पहले तुम लोग ये बोलो। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है। फिर अब बोलो कि इसमें क्वांटिटी जाएगा क्योंकि लेस्पियर्स तो वेटेड है, तो क्वांटिटी जाएगा कि नहीं जाएगा? क्वांटिटी जाबे। हाँ तो ये तो मेरा पहले सिखाया हुआ है, लेकिन तुम लोग भूल रहे हो तो हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग को याद आ जाए। तो क्वांटिटी ले लिया। अब लेस्पियर्स ने कौन सा क्वांटिटी लिया था? करेंट ईयर या बेस ईयर? क्योंकि ये तो P0n है, तो फिर क्या लिया था मैम याद এটা कर। কারেন্ট ইয়ার। এটাতে लेस्पियर्स ने कौन सा ও लिया না था? সরি সরি লাস্ট ইয়ার ম্যাম বেস ইয়ার का ওটা पैसेज কারেंट ইয়ার। हाँ, कैसे याद रखोगे? मैंने अल्फाबेटिकली समझाया ना, इस तरीके से याद হ্যাঁ रखोगे, ম্যাম। ठीक है। हम्म। और यहाँ पर Q0n का क्या हो जाएगा? बोलो। अगर मैम Qn क्वांटिटी, बाई Q0। ये देखो इधर से देख देख के लिखना है, Qn बाई Q0। Qn बाई और Q0। अगर Q ले रहे तो वेट में क्या ले लोगे? पी नहीं है वो। P पहले पहले P लिखो, P0 पहले P सोचो। अब जीरो होगा कि N? क्योंकि लेस्पियर्स है तो क्या होना चाहिए? P0। जीरो, ठीक है। मैम क्योंकि बेस देखो ईयर ना, 0। हाँ और वैसे भी देखो ना, 0n है। 0n का मतलब सब n ऊपर 0 नीचे, है ना। लेकिन हम लोग का यहाँ पर वेट जब मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग लेस्पियर्स के हिसाब से देखेंगे। तो लेस्पियर्स का वेट क्योंकि 0 होता है तो Q0 उधर P वेट में गया तो फिर P0, ठीक है। अब इसका वैल्यू होना चाहिए मेरा Vn बाई V0। क्या ये पॉसिबल होगा कि मेरा ये सब कैंसिल आउट होके Pn Qn P0 Q0 हो जाए? किसी तरीके से हो रहा है? ना होगा कि मैम। नहीं होगा? तो इसका मतलब लेस्पियर्स ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेम तरीके से पैसेज वाला देखो, पैसेज में भी यही चेक करोगे, ठीक है। अब बोलो अगर लेस्पियर्स कैसे चेक हो रहा है वैसे पैसेज करना है तो Pn बाई P0 तो होगा ही, ठीक है। क्वांटिटी, वेट के लिए क्वांटिटी आएगा क्योंकि अगर प्राइस के हिसाब से चल रहे हैं तो वेट में क्वांटिटी आएगा। पैसेज कौन सा क्वांटिटी लेता है?
मैम करंट ईयर एन হবে और यहाँ पर क्या लिखोगे, Q0 QN है तो फिर क्वांटिटी QN बाई Q0, ठीक है। Q0 और अगर Q से कंपेयर हो रहा है तो उसका यहाँ पर वेट P आ जाएगा, और पैसेज कौन सा वेट लेता है, N। करंट तो क्या ये कट के किसी भी तरीके से VN बाई V0 यानी कट कुटा के PN QN P0 Q0 आ सकता है? कुछ भी तो नहीं कट रहा है, सब अलग अलग है, देखो नहीं आ सकता, ठीक है। फिशर्स में आ जाएगा, चलो देखते हैं। फिशर्स का मतलब क्या होता है, रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज, मतलब ये जो लिखा है इसका रूट, तो सबसे पहले आ जाएगा PN Q0 डिवाइडेड बाई P0 Q0, QN P0 डिवाइडेड बाई Q0 P0 इनटू PN QN डिवाइडेड बाई P0 QN, QN PN डिवाइडेड बाई Q0 PN, ठीक है। अब देखो क्या ये कट के कुछ कुछ कट रहा है, कटने के बाद क्या रह रहा है वो चेक करो, कुछ भी कट रहा है क्या, चलो चेक करते। PN Q0 क्या डिनोमिनेटर में कहीं पर भी PN Q0 है, हाँ है, यहाँ है ये, और है ये मैम लेस कट गया, ठीक है। QN P0 कहीं पर भी दिख रहा है तुम लोग को, QN P0 ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये कट गया। अच्छा, और क्या कटेगा, QN PN, PN QN मुझे डिनोमिनेटर में कहीं नहीं दिख रहा है, QN PN मुझे डिनोमिनेटर में कहीं नहीं दिख रहा है, तो देखो ऊपर क्या बच रहा है, दो ठो PN QN, है ना। तो दो रूट के अंदर अगर सेम दो डेटा है तो रूट के बाहर आने से कितना हो जाएगा, मतलब अंदर क्या একটা बच, हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं, ये देखो ये वाला इनटू समेशन ऑफ PN QN डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू समेशन ऑफ P0 Q0, ठीक है। अब रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, एक PN QN आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, P0 Q0 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में PN QN P0 Q0 को क्या लिखेंगे, P और Q मल्टीप्लाई होने से प्राइस और क्वांटिटी वैल्यू होता है, प्राइस और क्वांटिटी होने से वैल्यू होता है, ऊपर N है और नीचे 0 है, तो VN बाई V0 आ गया, समेशन है तो समेशन लिख दिया। तो बोलो क्या फिशर्स ये वाला टेस्ट सेटिस्फाई कर गया, है मैम ठीक है। तो फिशर्स जो है वो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिशर्स को एक्चुअली क्या बोलेंगे, फिशर सेटिस्फाइड द टेस्ट, ठीक है। अब फिशर्स को आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम टेस्ट को तो यहां पर लिखेंगे फिशर्स इज आइडियल इंडेक्स नंबर एज इट satisfied factor as well as unit टेस्ट। तो फिशर्स ऐसा है जो कि फैक्टर, टाइम रिवर्सल और यूनिट टेस्ट ये सारे चीजों को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने अभी 3 टेस्ट ही बोला है, उसी पे मैंने डिसाइड किया, मतलब डिसाइड किया हुआ है कि आइडियल होता है फिशर्स वाला, ठीक है। तो और एक टेस्ट क्या किसी काम का नहीं है, नहीं है एक्चुअली। जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के बाद जो टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर टेस्ट, वो एक्चुअली जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का ही जो है एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हम दिखाते हैं वो वाला टेस्ट कैसा, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट कैसा है, देखो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम लोगों ने क्या देखा, P0N Q0N ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, देखो P01 इंटू P12 इंटू P20, ठीक है, इस तरीके से 1 होना चाहिए। मतलब P01 को कैसे लिखोगे, मैंने 1 लिख दिया इसीलिए क्योंकि 1 के बाद 2 लिखना था, अदरवाइज N भी यूज कर सकते थे, क्योंकि 1 के बाद 2 भी लिखना था इसलिए मैंने 1 2 से दिखाया। तो इसको कैसे लिखोगे, कितना बाई कितना, P तो होगा P1 by P0 0, और ये 1 2 को क्या लिखोगे, P2 by P1 P1, और इसको 2 0 को क्या लिखोगे, P0 by P2
क्या ये कट के 1 आता है? चेक करो, P1 P1 P2 हाँ P2 मैम। P0 P0, ठीक है, हाँ मैम, इसीलिए बोला गया है ये 1 होना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला टेस्ट जो है ना, इसमें क्या है? नॉट satisfied by Laspier's passes एंड फिशर्स। ये वाला टेस्ट जो है ये फिशर्स भी सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए इसको मैंने अलग से यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, ये टेस्ट के बारे में बस हमें इतना ही पता करना है, और अगर तुम लोग इसको भी रीड करके देखोगे तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर समझा है ये सारे चीजें लिखा हुआ है। ये देखो 10 फीचर्स इंडेक्स सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल, ठीक है, इसीलिए इसको अब देखो फिशर्स को जो है फिशर्स इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई बोथ द टेस्ट 2 एंड 3 इट इज कॉल्ड, क्योंकि 2 3 को सेटिस्फाई करता है तो इसीलिए इसे आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। सर्कुलर टेस्ट जो है ये देखो, नॉट मेट बाय लैस्पियर्स पैसेज और फिशर्स, कोई भी ये वाला टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि फिर ये टेस्ट सेटिस्फाई कौन करता है, तो ये देखो ये बोल्ड में जो लिखा हुआ है ये हम लिख के देते हैं, ये तुम लोग को याद रखना है नाम कि ये फिर सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई कौन करता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। इट इज सेटिस्फाइड बाय सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड weighted aggregative with fixed weight, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग, ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो ये कैसे दिखेगा, तो देखो सबसे पहला बात है जीएम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन किस चीज का बोल रहा है? सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो प्राइस रिलेटिव को हम पीआर लिख लेते हैं, ठीक है, प्राइस रिलेटिव इनटू वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव होगा तो वेटेड एग्रीगेटिव को डब्ल्यू ए लिख लिया, ठीक है, वेटेड एग्रीगेटिव जिसमें फिक्स्ड वेट होगा तो ये ब्रैकेट में लिख दिया विथ फिक्स्ड वेट, ठीक है। अब दो डेटा है तो जीएम में टू दी पावर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। दो डेटा है तो रूट ओवर होता है ना जीएम में, तो दो डेटा है तो रूट ओवर टू दी पावर हाफ हो जाएगा, अगर तीन होता टू दी पावर 1/3 हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मतलब टेस्ट जो है कौन सेटिस्फाई करता है कौन नहीं करता है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब हम अपना एक टेबल बना देते हैं, देखो मतलब एक समरी जैसा बना देते हैं, उस समरी से तुम लोग जो है आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। चलो समरी बना देते हैं, इससे तुम लोग आंसर भी दे पाओगे और एग्जाम देते वक्त ये देख के चले जाओगे तो हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने सेटिस्फाइड, यहाँ पर लिख दिया नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, तुम लोग ही देख देख के बताना, याद हो जाएगा। पहला टेस्ट का नाम दे दिया मैंने यूनिट टेस्ट, बोलो यूनिट टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई करता है? मैम लेस्पियर्स शुधु भी करे। फिशर्स। यूनिट टेस्ट कहाँ, सिर्फ फिशर्स, यूनिट तो पहला जो वाला था, यूनिट कहाँ सिर्फ फिशर्स? Shakespeare, सब कोई सेटिस्फाई करता है, अरे अभी तो बताया यूनिट टेस्ट रेशियो यूनिट फ्री फॉर्मूला सब कोई हाँ सेटिस्फाई करता है, फिर करता कौन नहीं है, बस तुम लोग को वो नाम याद रखना है। एक आधा नाम कैसे बता रहे हो तुम लोग? है मैम, भूल सब गए। अभी तो बोला, भूल जा रहे हो इतना जल्दी? देख के बताओ, देख के बताओ, लेस्पियर्स लिखे, पैसेज लिखे और क्या लिखे? फिशर्स और मार्शल एजोर्थ और वॉलिस, सब कोई सेटिस्फाई करता है। कौन सेटिस्फाई नहीं करता है वो नाम तुम लोग को याद रखना है, कौन सेटिस्फाई नहीं करता है? सिंपल एग्रीगेटिव, तुम लोगों ने लिखा नहीं है क्या लास्ट क्लास? ओ ये तो आज लिखवाया, बोल नहीं पा रहे, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके बाद यूनिट टेस्ट के बाद टाइम रिवर्सल टेस्ट, बोलो देख के बताओ, टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलो कौन सेटिस्फाई करता है, शॉर्ट में ही तो लिखेंगे, बोलो जल्दी बोलो। मैम फिशर्स। और दो नाम है, फिशर्स और एक मार्शल, वो भी करते हैं, ठीक है, उसका मैंने मार्शल। दिखाया नहीं, हाँ मार्शल करेगा तो वो भी लिख दिया मैंने, ठीक है।
ये याद रख सकते हो, वो मैंने वहां पर चेक करके दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने देखो पहले ही बोला ये सब चेकिंग तुम लोग को कोई करने नहीं देगा, लेकिन पता होगा तो ही ना आसानी से आंसर कर पाओगे। थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज ये टेबल लिखवाने से ही हो जाता, लेकिन ये तो फिर रटना हो जाएगा ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा समझ लो तो याद आसानी से होगा। अब बोलो सेटिस्फाई कौन नहीं करता है, देख के ही बताओ। मैम लेस पेयर्स पैसेज। बस ये याद रखना है। फिर फैक्टर रिवर्सल का बताओ, कॉपी देख के कौन सेटिस्फाई करता है। फिशर्स। हाँ, और कौन नहीं करता है। लेस पेयर पैसेज। हो गया, ठीक है। अब सर्कुलर टेस्ट बोलो, ये तो अभी अभी लिखा, याद है। बोलो कौन सेटिस्फाई नहीं करता है, बोलो। कोई नहीं करता है, जो 3 हाँ नोन मैम। फॉर्मूला है उसमें से कोई नहीं करता है, तो फिर करता कौन है। जीएम निकालेंगे अगर हम लोग किसका, प्राइस रिलेटिव इनटू वेटेड एवरेज विथ फिक्स्ड वेट का, तो फिर हमारा जो आंसर आता है वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, जो कि हमें चाहिए भी नहीं। और देखो करके भी नहीं दिया है तुम लोग को, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला, यहाँ देखो करके भी नहीं दिया है, बस नाम याद रखना होता है, क्योंकि ये चीज आता है किसमें, हम लोग के एग्जाम में, एमसीक्यू में ये सारे चीज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए याद रखना है। तो ये टेबल याद रखने से हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल याद रखना नेसेसरी है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके बाद हम लोग, क्योंकि हम लोग का देखो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। ये यहाँ पर ना क्वेश्चन जो दिया है, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो, क्योंकि मैंने बहुत सारा एडिशनल क्वेश्चन बैंक से करवा रखा है, तो ये सब मैंने नहीं करवाया, तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर टॉपिक पूरा कंप्लीट, ठीक है, कंसेप्ट और कुछ भी मुझे देना नहीं है। यहाँ अब हम लोग एक्सरसाइज जो है, ये वाला एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोग तो एडिशनल वाला कर रहे थे, तो पहले ये वाला एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडिशनल में देखेंगे क्या हमारे लिए नेसेसरी है करना, वो करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग आंसर मुझे बताओ, ठीक है। सबसे पहला बोला है, सोच समझ के बताओ, ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा है ना, तो उसके हिसाब से बताओ। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है ए सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स व्हिच शोज द रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना रेशियो फॉर्मेट में, अगर उसमें इंटू 100 हो जाता है वही परसेंटेज फॉर्मेट हो जाता है, दोनों ही कंपैरिजन बताता है। तो बोलो इसमें आंसर क्या होगा। कुछ नहीं बोलोगे। मैम इंडेक्स नंबर। हम्म, क्योंकि इंडेक्स नंबर में क्या होता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल फिगर्स नहीं होता है, जैसे कि अगर तुम लोग यहाँ पर देखते हो, कोई भी एक इंडेक्स नंबर हम दिखा देते, जैसे यहाँ इतने सारे मेथड सीखा तुम लोगों ने, ठीक है। जैसे ये देखो, ये न्यूमेरिकल्स फिगर नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स फिगर नहीं है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल फिगर्स जो कि रिलेटिव पोजीशन बताता है, रिलेटिव पोजीशन मतलब कंपैरिजन, जैसे देखो ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन का तरीका है, किसी और तरीके से भी कंपैरिजन हो सकता है, बट कंपैरिजन ही दिखाता है, चाहे हम लोग मेथड कुछ भी यूज करें, चाहे हम लोग मेथड ये वाला यूज करें एग्रीगेटिव वाला, या फिर इंडिविजुअल कंपैरिजन, ये भी तो कंपैरिजन ही है। तो कंपैरिजन यानी कि रिलेटिव चेंजेस, वही तो बोला है, रिलेटिव पोजीशन या रिलेटिव चेंजेस, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये तो मेरा देखो डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने वैसे कुछ लिखवाया नहीं, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी ना आता है, लेकिन जो भी पढ़ा जो भी समझा उससे तो आंसर देना है, तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 1 का आंसर हो गया ए। सेकेंड, सेकेंड में बताओ, इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना लिया जाता है। मैम 100। हाँ, कुछ 100। दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ऑलवेज 100 लिया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देखो, बोल रहा है कि डैश प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मतलब जब इंडेक्स नंबर हम लोग वेट।
वेट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्लास एस्टिमेशंस, क्या हम लोगों ने कोई भी ऐसा मेथड फॉलो किया जहां पर हम लोग इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई एस्टिमेशन कर रहे थे, कोई क्लासेस का बात हुआ नहीं, वेट নেই, वेट কিন্তু लिया ম্যাম जाता है। আপনি যখন পড়াচ্ছিলেন তখন বারবার বলছিলেন ওয়েটটা ম্যাটার করে। হ্যাঁ, আমাদের তো ওয়েট দিয়েই ফর্মুলা আছে, ওয়েটেডে তো वेट দিয়ে আছে, যেটা सिंपल সেটাতে वेट नहीं। तो अगर हम लोग इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वेट हमें लेना पड़ सकता है, वेट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले जो है, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करेगा। तो इसमें आंसर हो जाना चाहिए वेट, ठीक है। तो देखो एमसीक्यू जो है वो अपने कंसेप्ट से देना है हमें, ठीक है। देखो क्लासेस एस्टिमेशन इस तरीके का तो हम लोगों ने कुछ फॉलो नहीं किया, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, वेट वेट फॉलो करते हैं हम लोग जब इंडेक्स नंबर बनाते हैं। हाँ, अब तुम लोग बोलोगे हर समय तो नहीं करते, बिल्कुल हर समय नहीं करते, अगर सिंपल वाला होता है तो नहीं करते, बट अगर वेटेड वाला होता है तो वेट तो फॉलो करते हैं। तो अगर मेरे पास ऑप्शन में वेट दिया हुआ है तो मुझे तो वेट ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोल रहे डैश इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सुटेबल क्या है, HM AM GM नन ऑफ दिस। तो सबसे पहला बात है, हम लोगों ने इतना इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला देखा, इतना तरीके से इंडेक्स नंबर सीखा, तो वहां पर हम लोगों ने क्या क्या अप्लाई किया, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। क्या कहीं पर भी हम लोगों ने हार्मोनिक मीन का जिक्र किया या हार्मोनिक मीन सिखाया না मैंने तुम ম্যাম। लोग को, না नहीं। ম্যাম, तो फिर ये तो तुम জিওমেট্রিক लोग का মিন। आंसर होना नहीं चाहिए। तुम लोग को एम भी सिखाया है, जीएम भी सिखाया है, बोलो जीएम कहाँ पर अप्लाई होता है। अब तुम लोग भूल জি जा रहे हो हाँ बोलो। भूल जाओगे तो रिलेट नहीं कर पाओगे ना, मैंने जो बोला वो रिलेट नहीं कर पाओगे। देखो ये एरिथमेटिक मीन नहीं है, ये एवरेज नहीं है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, वेटेड एवरेज है, ये सब एरिथमेटिक मीन है, ठीक है। अब जियोमेट्रिक मीन कहाँ फॉलो होता है, बार बार लिखवा दिया था जब मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को एमसीक्यू पूछा था, तब तुम लोग सही सही दे रहे थे, बीच में पता नहीं क्यों तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा होगा, भूल गए हो। ओ अच्छा, एक्चुअली बीच में एक क्लास नहीं था होली के वजह से, तो थोड़ा गैप ज्यादा है इसीलिए ये हालत हो गया, देखना चाहिए था फिर। ठीक है, देखो जीएम ये अभी भी तो करवाए ना, लेस पियर्स इनटू पैसेज, इस पे डिस्कशन तो किया, तो जो भी हो, तो ये जीएम किस में फॉलो होता है, फिशर्स में। बॉलीज में देखो एम फॉलो होता है, एरिथमेटिक मीन। तो इसका मतलब हम लोग का क्या फॉलो होता है, कौन कौन सा फॉलो होता है, तो एक चीज तो कंफर्म है फॉलो नहीं होता है, वो है HM। तो क्या क्या फॉलो होता है, एम भी होता है, जीएम भी होता है। क्या हम लोग दोनों आंसर दे सकते, नहीं ऐसा तो नहीं दे सकते, फिर मेरे पास बोथ वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो सूटेबल कौन सा होगा, तो मुझे बोला अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि सबसे आइडियल जो इंडेक्स नंबर है, जिससे सबसे सही आंसर आता है, उसी को आइडियल बोलते हैं, वो कौन सा निकला। अभी हम लोगों ने बहुत सारा टेस्ट चेक ম্যাম किया। ফিশার্স फिशर्स, तो फिशर्स क्या फॉलो करता है, জিএম एम जीएम, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, জিএম। জিএম इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा जीएम। तो देखो प्रोफेशनल कोर्स है तो हमें इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर दे ऐसा तो नहीं होता है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो इंडेक्स नंबर शो डैश चेंजेस रेदर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंजेस। तो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंजेस तो इंडेक्स नंबर बताता भी नहीं है, एब्सोल्यूट का मतलब कोई चीज पहले 12 रुपए था 15 रुपए हो गया, 3 रुपए का डिफरेंस, ये तो हमें इंडेक्स नंबर बताता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है रिलेटिव चेंज या परसेंटेज चेंज बोल सकते हो, वो करते हैं। रिलेटिव चेंज का मतलब अगर रेशियो में चेंजेस दिखाते हो, परसेंटेज मतलब अगर उसी रेशियो में 100 लगा देते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके का পার্সেন্টেজ देखो, হবে তাহলে ম্যাম বোথ হবে, কারণ तो দুটোই তো बोथ রয়েছে। हाँ, तो दो है तो बोथ होना चाहिए। वैसे देखो अगर तुम लोग देखोगे कि आंसर जो है ना वो परसेंटेज दिया हुआ है, तो लेकिन मेरे हिसाब से ये बोथ होना चाहिए, क्योंकि देखो रिलेटिव से भी हम लोग जो है चेंजेस चेक कर सकते हैं, परसेंटेज से भी चेक कर सकते हैं, बोथ होना चाहिए। बट इन्होंने बोला है कि ऑप्शन मुझे क्या लेना है, मतलब जो आंसर तुम लोग का दिया है वो दिया है তাহলে फोर्थ, পার্সেন্টেজ হবে। परसेंटेज दिया हुआ है। अब ये क्यों इन्होंने परसेंटेज दिया है पता है, क्योंकि परसेंटेज में रेशियो भी तो इंक्लूड होता है, बोलो परसेंटेज फॉर्मेट में तो रेशियो खुद इंक्लूड होता है, x/y इंटू अगर 100 कर दोगे तो वो तो रिलेटिव को भी तो इंक्लूड कर लेगा ना। হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম। ये तो रिलेटिव हो गया, इसमें इंटू 100 कर दिया तो ये वाला क्या हो गया, परसेंटेज, और ये वाला क्या हो गया। এটা ম্যাম রিলেটিভ तो इसीलिए इन्होंने आंसर कौन सा दिया है, পার্সেন্ট, बी। কিন্তু ম্যাম তাহলে তো বোথ আমরা দিলেও কোনো মানে ভুল না। না ভুল না, বাট এখানে যেটা দিয়েছে সেইটার এক্সপ্লেনেশন আমি দিলাম, তবে ভুল না।
अगर मेरे हिसाब से देखो तो ये आंसर वैसे सी ही होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में आए तो तुम लोग सी लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैंने भी यहाँ पर सी लिखवा दी। अच्छा, अब बोल रहा है द डैश मेक्स इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल। तो बोलो, जब टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है तो क्या फॉलो होता है, एम जीएम या एचएम? तो आज ही लिखवाया ना तुम लोग को टाइम जीएम, रिवर्सल टेस्ट। जियोमेट्रिक चेक मीन। कर, टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम लोग जीएम यूज करते हैं। देखो अब आज ही तो किया, टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या था, फिशर वही तो सेटिस्फाई करता है। रूट ओवर हाँ पी मैम। आर इंटू वेटेड नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम रिवर्सल टेस्ट में कुछ रूट वूट नहीं है, टाइम रिवर्सल टेस्ट ऐसा है, लेकिन इसको सेटिस्फाई कौन करता है, फिशर्स, जो फॉलो क्या करता है, जीएम। तो इसीलिए ये देखो, द डैश मेक्स इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल, तो इसका मतलब अगर जीएम से अगर हम लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट करते हैं यानी फिशर से, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब ये है। टाइम रिवर्सल टेस्ट तो ये है, लेकिन ये सेटिस्फाई कैसे होता है, थ्रू जीएम मेथड, जो कौन फॉलो करता है, फिशर्स फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें आंसर मेरा होना चाहिए जीएम। तो फिर क्या होगा सिक्स्थ का आंसर, बी, ठीक है। प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू, ये तो पहले दिन का फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का, प्राइस रिलेटिव को क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव मतलब पीएन बाई, प्राइस रिलेटिव भाई मतलब प्राइस पी का एन बाई चेंज है। पी जीरो इंटू 100। अब इसमें से कौन सा वो लिखा हुआ है, पी एन बाई पी जीरो इंटू 100, वो तुम लोग को मैम पढ़ के समझ, ए, सी और डी तो होगा नहीं इसमें, तो डिवाइड कुछ लिखा ही नहीं है, क्या होगा बोलो। मैम ए ए, हवे इन द हाँ, गिवन प्राइस इन ईयर द बाय गिवन बेस। ईयर बेस ईयर, तो पी एन बाई पी जीरो इंटू 100, तो सेवेंथ का ऑप्शन ए हो जाएगा, 8। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, इंडेक्स नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रिलेटिव, नन। मतलब जब हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या निकालते हैं, क्या हम लोग जितने भी प्राइस रिलेटिव होते हैं उसे ऐड कर देते हैं, या फिर प्राइस रिलेटिव का एवरेज निकालते हैं, या फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कुछ नहीं करते हैं, मतलब इसमें से कोई सा भी ठीक नहीं है। मैम एवरेज है बेटा, पी एन बाई पी हाँ जीरो इंटू। हाँ, क्योंकि हम लोग कोई भी मेथड फॉलो करें, या सिंपल करो या फिर वेटेड करो, सब में होता क्या है, एवरेज तो होता ही है। सिर्फ प्लस कर देते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास कोई डेटा है उसको प्लस कर दिया आंसर आ गया, हर एक केस में मुझे क्या करना पड़ता है, एवरेज करना पड़ता है। अब वो एरिथमेटिक मीन हो सकता है, या फिर वो और एक क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिक जियोमेट्रिक मीन। मीन, ठीक है। तो फिर एट्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाइन्थ नंबर, डैश द डैश ऑफ ग्रुप इंडिसेस गिवन द जनरल इंडेक्स, तो ग्रुप इंडेक्स निकालने का मतलब ही होता है जनरल इंडेक्स निकालना, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास जो क्वेश्चंस किया था वहां पर देखा था। द डैश ऑफ ग्रुप इंडिसेस गिव्स द जनरल इंडेक्स, तो बोलो हम लोग क्या करने से हमें जनरल इंडेक्स मिलता है। तो जनरल इंडेक्स देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा किया था, जिसमें मैंने बताया था क्या फॉर्मूला फॉलो करना है, देखो, इंडेक्स नंबर इंटू वेट डिवाइडेड बाई वेट, ठीक है, इंडेक्स नंबर इंटू वेट डिवाइडेड बाय वेट, हम अभी दिखाते हैं, तुम लोग भूल गए हो, तुम दिखाते हैं, याद हो जाएगा, मिल जाने दो पहले मुझे ऐसा क्वेश्चन। ग्रुप इंडेक्सेस यहाँ भी नहीं, ये रहा ग्रुप इंडेक्सेस। मैंने क्या बोला था, ग्रुप इंडेक्सेस कैसे निकालना है, वेट इंटू इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय वेट, ये देखो, ग्रुप इंडेक्स इंटू वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये देखो ग्रुप इंडेक्सेस कैसे निकलता है, ग्रुप इंडेक्स इंटू वेट डिवाइडेड बाय वेट, ठीक है। अब बोलो मुझे, ये कौन सा वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, द डैश ऑफ ग्रुप इंडेक्सेस गिव्स द जनरल इंडेक्स, तो जनरल इंडेक्स का मतलब ही होता है वो ग्रुप इंडेक्स, तो क्या मेथड फॉलो करके निकलता है, तो ये क्या मैम मेथड है, सी हवे हाँ अरिथमेटिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन मैम। ये तो मीन ही कर रहे हैं ना हम लोग, कौन सा वाला अरिथमेटिक, या तो देखो जीएम जीएम करोगे या एम करोगे, तो क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग, एम कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। तो याद रखना पड़ेगा, देखो कहाँ क्या कर रहे थे, एम,
10th नंबर, सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ, क्या है सर्कुलर टेस्ट, किस चीज का टेस्ट है? ये तो सबको बताना चाहिए। इंडेक्स नंबर का टेस्ट है। अभी सर्कुलर टेस्ट पढ़ा, कौन से चैप्टर पढ़ रहे हो तुम लोग? इंडेक्स नंबर। तो फिर ये किस चीज का टेस्ट है? ये तो सबसे इंडेक्स। आसान। इसमें क्या समझना है, कुछ ना समझना है क्या? बोलो। 11th नंबर, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन क्या है? तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में P01 इंटू P10 था। ऐसा कौन सा टेस्ट था जिसमें P01, P12, P21 इस तरीके से था? वही उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट। देखो, सर्कुलर और टाइम रिवर्सल में फर्क क्या है? टाइम रिवर्सल में P01 P10 था, बट इसमें क्या है? P01 P12 P20, मतलब उसी का एक्सटेंशन होता है सर्कुलर टेस्ट। तो फिर सर्कुलर टेस्ट जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन है। तो मतलब 11th का आंसर फिर तुम लोग क्या दोगे? बी सर्कुलर टेस्ट। बी सर्कुलर टेस्ट। 12, weighted GM of relative with fixed weighted formula satisfy dash test। अभी टेबल देखो, टेबल देखो ना, टेबल देखने से समझ जाओगे। सबसे पहला बात है, जीएम कौन फॉलो करता है? बोलो। फिशर्स। फिशर्स, वो वेट यूज करता है। हाँ, वो तो वेटेड के अंडर ही है, वो वेट तो यूज करता ही है, क्योंकि वो फिशर्स क्या यूज करता है? रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज, और लेस्पियर्स पैसेज तो खुद वेट यूज करते हैं, ये तो वेटेड के अंदर ही आता है। तो वेटेड जीएम इसीलिए बोल रहा है। ऑफ रिलेटिव विथ फिक्स्ड वेटेड फॉर्मूला सेटिस्फाई डैश टेस्ट। तो बोलो कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है? সার্কুলার টেস্ট। টাইম রিভার্সাল ম্যাম সার্কুলারও করে আবার টাইম রিভার্সালও করে। नहीं, ये वाला सॉरी, ये वाला ये बोला है शायद, ये देखो ये वाला, देखो गलत हो जाता, ये वाला जीएम, ये वाला, ये जो टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, ये फिशर्स नहीं है, एक ऐसा टेस्ट है जो हम लोग का सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था, ये देखो, जीएम ऑफ रिलेटिव विथ फिक्स्ड वेटेड फॉर्मूला, जीएम ऑफ रिलेटिव। तो ये जीएम ऑफ रिलेटिव ही था ना, प्राइस रिलेटिव विथ वेटेड ऑफ फिक्स्ड फॉर्मूला। तो फिर ये कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है? वो उसी का नाम Circular। लिखा, सर्कुलर। तो फिर आंसर क्या देना पड़ेगा? 12 সার্কুলার। का बी। हाँ, 12 का बी हो गया। 13, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। तो देखो टेबल देखो और बताओ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? टेबल लिखवाए ना, देख के बोलो। রিসার্চ দেন। मैम फिशर्स है बेटा। অপশন এ। सिर्फ फिशर्स करता है, तो ऑप्शन ए। क्या था हम लोग का? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिर्फ फिशर्स करता है, ठीक है, तो ए हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद लेस्पियर्स फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई। लेस्पियर्स कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करता है? फैक्टर, टाइम, मैम सर्कुलर, ऑल ऑफ ऑल दैट, ऑल ऑफ द अबव ही होगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन डी। क्योंकि देखो, जो लेस्पियर्स है वो अगर देखोगे तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है, कौन सा? बोलो। यूनिट। यूनिट, बाकी कुछ भी वो सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब टाइम, फैक्टर, सर्कुलर, तो यहाँ ऑप्शन में वही था, टाइम, फैक्टर, सर्कुलर, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। फिर 15th नंबर, ए रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियोज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इज कॉल्ड रिलेटिव नंबर, एन एब्सोल्यूट नंबर, एन इंडेक्स नंबर, नन। इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर, रेशियो निकालो या फिर एवरेज ऑफ रेशियोज, रेशियोज का एवरेज करके आंसर निकालो, तो दोनों ही केस में हम लोग का क्या निकल के आएगा? इंडेक्स ইন্ডেক্স नंबर। নাম্বার। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ইন্ডেক্স নাম্বার অপশন সি। सी। सी हो जाएगा। 16, the value at the base time period serve as the standard point of comparison। बोल रहा है जब हम लोग वैल्यू एट बेस टाइम पीरियड, बेस टाइम पीरियड का जो वैल्यू होता है वो कैसे यूज होता है? एज द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, उसी के बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है? बोथ तो होगा नहीं, फॉल्स भी है ट्रू भी है, ऐसा ট্রু तो नहीं হবে। होता। हाँ, तो हम लोग जब भी कंपेयर करते कुछ नहीं बोला हुआ रहता है तो बेस ईयर के हिसाब से, मतलब जो पुराना साल है उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं, तो क्या होगा आंसर? ट्रू। बी। बी ट्रू हो जाएगा। एन इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ डैश नंबर्स फॉर 2 और मोर पीरियड ऑफ टाइम। एन इंडेक्स टाइम सीरीज, अगर हम लोग इंडेक्स टाइम सीरीज ले रहे हैं
तो वो मतलब जो मेरा सीरीज है वो इंडेक्स नंबर है, ठीक है, जो सीरीज है वो इंडेक्स नंबर है, इज अ लिस्ट ऑफ डैश नंबर्स फॉर 2 और मोर पीरियड्स। इंडेक्स नंबर ही হবে। हाँ वो इंडेक्स नंबर ही है, मतलब जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एन इंडेक्स टाइम सीरीज, जैसे कि इंडेक्स टाइम सीरीज दिखाते हैं तुम लोग को, ये देखो, ये क्या है, इंडेक्स का टाइम सीरीज है, टाइम सीरीज का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर, तो एन इंडेक्स टाइम सीरीज, ठीक है, तो ये इंडेक्स टाइम सीरीज है, ये इंडेक्स टाइम सीरीज है, ये देखो ये भी इंडेक्स टाइम सीरीज है, ठीक है। अब ये वो अलग बात है कि ये दूसरे चीज के लिए बनाया गया है, वो नहीं बोल रहे, तो एग्जाम्पल के लिए बोल रहे, देखो ये जो ईयर्स है इसके अगेंस्ट में ये अगर इंडेक्स नंबर है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडेक्स टाइम सीरीज, ठीक है। अब पूछा क्या है, देखो पूछ रहा है कि एन इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ डैश नंबर्स, तो वो क्या नंबर्स थे, अभी जो मैंने तुम लोग को दिखाया वो क्या नंबर्स इंडेक्स थे, नंबर। इंडेक्स नंबर, तो 17 का इंडेक्स आंसर नंबर। फिर क्या होगा, ए हो। 18 index number are often constructed from the frequency class sample none, तो बोल रहे इंडेक्स नंबर जो बनता है वो मेनली किस हिसाब से बनता है, कोई सैंपल। फ्रीक्वेंसी सैंपल, मैंने ये तुम लोग को थोड़ा एग्जांपल दिया था अगर याद आए तुम लोग को, कि हम लोग क्या करते हैं कुछ चीजों का सैंपल लेके कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, सारे चीजों को लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन सैंपल हमारा हमेशा एरर फ्री होना चाहिए, सैंपल का मतलब हो गया जैसे कि मान लो किसी इलाके में किसी कॉमोडिटी का प्राइस वगैरह चेक कर रहे हो, ठीक है, तो क्या जैसे सैंपल का मतलब क्या होता है ना, जैसे किसी चीज के ऊपर सर्वे कर रहे हो, कोई भी इलाके को टारगेट किया, क्या वहां पर अगर 100 लोग है 100 लोग से ही पूछ लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता, हम लोग 100 लोगों में मान लो 20 लोगों को टारगेट कर ली कि भाई 20 लोगों को पूछेंगे, जो आंसर आएगा उसी को मान लेंगे, तो इस चीज को बोलते हैं सैंपल, ठीक है। तो ये 18th का आंसर क्या होगा, सी होगा, इंडेक्स नंबर भी जब बनता है तो हम लोग सैंपल के हिसाब से ही बनाते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली A to Z डेटा लेके बनाना पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा अब देखो 19th नंबर, 19th में बोला है डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो बोलो सैंपल, बेस पीरियड, एस्टिमेशन, मैम नन। बी है, मैम बेस बेस्ड पीरियड। होते तो बेस আমরা করি। पीरियड, बेस पीरियड के हिसाब से करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, बेस पीरियड जो है वो रेफरेंस है कंपेयर करने के लिए अलग अलग डेटा का, तो 19 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। 20 में बोल रहा है द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी इन ए गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन द प्रीसीडिंग ईयर प्राइस इज कॉल्ड, बोल रहा है कि अगर हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं किस चीज का, किसी भी एक सिंगल कॉमोडिटी के प्राइस का, ठीक है, इन ए मैम गिवन प्राइस पीरियड, रेशियो। 20 का आंसर हम लोग का फिर क्या हो जाएगा, प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो, हाँ 20 का हम लोग प्राइस रेशियो जो है, प्राइस रेशियो होगा, पहले पढ़ो ठीक से क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ए सिंगल कॉमोडिटी, कोई एक कॉमोडिटी है मान लो एक्स, ठीक है, उसका दो प्राइस दिया हुआ है, एक P0 और एक PN, ठीक है, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी इन ए गिवन पीरियड, गिवन पीरियड ये वाला हो गया, इन गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन द प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर के बेसिस पे, तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं तो नॉर्मली क्या लिखते हैं, PN/P0, तो इसको क्या रेशियो बोलते हैं, क्या ये बेस पीरियड कहलाता है, क्या ये प्राइस रेशियो कहलाता है, क्या ये रिलेटिव प्राइस कहलाता है, या कुछ नहीं कहलाता। मैम रिलेटिव प्राइस। हाँ हम लोगों ने जो पढ़ा है वो बताना है ना हमें, ये प्राइस रेशियो नहीं होता है, प्राइस रेशियो एक्चुअली शेयर के केस में होता है, ठीक है, तो वो पीई रेशियो माना जाता है, तो ये रिलेटिव प्राइस हो गया ना, मतलब प्राइस का कंपैरिजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइस, अब इसी को इंटू 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज चेंज बताएगा, ठीक है, तो 20 का आंसर हम लोग का ठीक होना चाहिए। 21 देखो, बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल कॉमोडिटी प्राइस इन द करेंट ईयर, ठीक है, करेंट ईयर में सम करना है सारे प्राइस कॉमोडिटी के प्राइस का, तो पी क्या हो जाएगा, करेंट ईयर मतलब PN, फिर सम ऑफ ऑल कॉमोडिटी प्राइस इन बेस ईयर, तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, P0। P0, ठीक है, इनटू, तो मैम 100। तो इंटू फिर इस, 100। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। ये रिलेटिव प्राइस इंडेक्स है कि सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स है, या फिर बोथ है, या नन ऑफ, नन है, चेक करो लिखा हुआ होगा कॉपी में। रिलेटिव प्राइस प्राइस इंडेक्स ही হবে।
TN/P0 इंटू 100 रिलेटिव नहीं होता है, कौन सा होता है? एग्रीगेटिव। तब फिर हम बोल रहे हैं ना, देख के बताओ हाँ कितना होगा। सॉरी, कौन सा होगा? एग्रीगेटिव। ये वाला मेथड एग्रीगेटिव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 21 का? बी। बी। 22 में चेन इंडेक्स कैसे निकालोगे? ये प्रीवियस क्लास में ही लिखवाया था, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय 100। बोलो कौन सा फॉर्मूला होगा? हम पढ़ के क्या करें, हम दिखाते हैं कि हम लोगों ने लिखा था, वहां से तुम लोग को देखना है, देख के बताना है क्या लिखा है। लिखा हुआ है, बोलो। चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय 100। देख लिया, अब बोलो कौन सा सही है इसमें से। चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो चेन मैम बी इंडेक्स ऑफ ऑप्शन ए। करंट ऑप्शन ए। ए होगा कि बी होगा? लिंक रिलेटिव ऑफ ए चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर होना चाहिए। सॉरी, प्रीवियस ईयर। मैंने तो उल्टा बोल दिया। हाँ चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब ए और बी नहीं ऑप्शन बी होगा। হবে। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों में से कौन सा है वो बताना है। लिंक रिलेटिव ऑफ फिर क्या होता है? लिखे नहीं हो क्या तुम लोग कॉपी में? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर लेना पड़ता है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। 22 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो, अगर तुम लोग लिख नहीं रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर लिखा हुआ नहीं है तो अपने मतलब मैथ से ये ढूंढ पाना उतना मुश्किल हो जाएगा ना, इतने सारे चीजों के बीच। अगर सोचोगे कि हम लोग एग्जाम टाइम में ढूंढ लेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो 23 में क्या बोला है? P01 इज द इंडेक्स फॉर टाइम। बोलो P01 का मतलब क्या? 1/0 मतलब 1/0 का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। ये देखो यहाँ पहले मैम दिन जो এটাই शुरू। হবে 1/P1/P0। P1/P0। हाँ, नहीं, लैंग्वेज के हिसाब से बोलना है ना, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बोलो। ए মানে होगा 1/0। आंसर। आंसर सही हुआ है, ये देखो 1/0। 0। 1/0 का मतलब कंपेयर कर रहे हैं जीरो को, सॉरी कंपेयर कर रहे हैं P1 को विथ P0, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर, ये मैंने लिखवा भी दिया था पहले दिन ही, 1/0 होगा। 24 का आंसर ए हो जाएगा, सॉरी 23। 23 का आंसर ए हो जाएगा। 24 में बोला है P10, तो फिर বি उल्टा হবে এটা। होगा, इसका बी हो जाएगा 0/1, ठीक है। मतलब एक्चुअली देखो ये क्यों ऐसा हो रहा है, P10 का मतलब क्या हो जाएगा? P0/P1। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? P1/P0। तो 1/0 और ये 0/1, ठीक है। न्यूमरेटर रीड होता है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर, तो बी हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। 25, ये सब तो देखो पहले दिन किया था। 25 में क्या बोला है? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स देन द टेस्ट दैट होल्ड इज। मतलब ये कौन सी टेस्ट में चेक किया जाता है? क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स। तो प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू इंडेक्स, तो ये कौन से वाले टेस्ट में होता है? P/Q=V, ये कौन से वाले टेस्ट में होता है? मैम ফ্যাক্টর। हाँ, ये देखो ना, आज ही तो किया। ये देखो, ये वाला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसमें P/Q और V, ठीक है। प्राइस इंटू क्वांटिटी और वैल्यू किया जाता है, तो फिर इसमें फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, यानी 25 का आंसर हम लोग का हो जाएगा C। याद तभी रख पाओगे, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं, अगर समरी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। हम तो बहुत ही कंसाइज करके लिखवा रहे हैं, और लिखा हुआ होना भी चाहिए। अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो एटलीस्ट, अगर गलती किए हो तो गलती को सुधार लो। अगर कोई भी नहीं लिखा, लिखे हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं लिखे हो तो अभी भी कुछ ज्यादा नहीं गया है, ठीक है। ये बस इतना सा ही हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा लिखा भी नहीं है इस चैप्टर में। अगर ये लिख लोगे तो तुम लोग के लिए अच्छा है।
फिर इसके बाद 26 नंबर में बोल रहा है कि द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच और फॉर विच प्राइस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड इन। बोल रहा है फॉर्मूला यूनिट मैम फ्री हो, यूनिट टेस्ट है। यूनिट टेस्ट में होगा। 26 का आंसर ये हो जाएगा जहां पर मेरा फॉर्मूला यूनिट फ्री होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला मेरा यूनिट फ्री होना चाहिए और फॉर विच प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड, मतलब जिस चीज के लिए प्राइस और क्वांटिटी जो भी लिया हो क्यों ना हम लोगों ने, उसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए यूनिट की तरफ से, यूनिट फ्री होना चाहिए। लेस्पियर्स मेथड एंड पैसेज मेथड डू नॉट सेटिस्फाई, तो टेबल देख के बोलो ये मेथड कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता टाइम है। और फैक्टर। टाइम और फैक्टर मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी, बी एंड सी बोल के दिया है, डी। अच्छा फिर 28, द पर्पस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर टू यूज। एक मिनट, 27 का डी, ठीक है। हाँ मतलब बोल रहा है कि किस तरीके का इंडेक्स नंबर हमें यूज करना है, वो डिपेंड करता है कि उस इंडेक्स नंबर को हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। क्या ये बात सही है? यस, नो, मे बी और मे नॉट भी बोलो। यस मैंने हाँ, देता। हम लोग किस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का इंडेक्स नंबर बनाए, मतलब सिंपल बनाए या फिर वेटेड बनाए। सिंपल में क्या बनाए, एग्रीगेटिव बनाए या फिर हम लोग जो है रिलेटिव बनाए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा यस। पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा इंडेक्स नंबर हम लोग रेडी करें। द इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, बोलो ये बात सही है? क्या ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है? ट्रू मैम। ये भी तो एवरेज ही है, हम लोग तो एवरेज ही निकालते हैं। इंडेक्स हाँ नंबर के लिए मैम। क्या फॉलो करते हैं? एरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो सॉरी जियोमेट्रिक मीन, दोनों ही क्या होता है? एवरेज होता है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है, मतलब वो बहुत आसानी से निकलने वाला एवरेज नहीं है कि ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर कर दिया। इसमें जो भी मेथड्स है वो फॉलो करते हैं, तो स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। द चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज एट बेस टेम्पोररी सोल्यूशन, बोल रहा है कि सूटेबल बेस पीरियड जो है वो अगर हम लोग सोचते हैं कि मुझे जो बेस पीरियड मिला है, बेस पीरियड मैंने जो सोचा है वो सूटेबल है, ये मतलब टेम्पोररी बात है कि ये मेरा बेस पीरियड सूटेबल है, ये टेम्पोररी है। इस बारे में देखो मैंने लास्ट क्लास बोला था कि एक कैपिटल गेन में टैक्स में प्रॉब्लम आया था, इसीलिए जो पहले हम लोग का बेस पीरियड था उसको सरकार ने चेंज कर दिया, जिसको मैंने तुम लोग को गूगल करके देखने के लिए बोला था। फिर उसे रिवाइज करके 2001-2 को बेस मानना स्टार्ट कर दिया, यानी 100 मानना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे एक चीज बोलो, क्या ये जो यहाँ स्टेटमेंट दिया है क्या ये सही है? द चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज एट बेस टेम्पोररी सोल्यूशन, मतलब ये जो बेस पीरियड हम लोग ढूंढ रहे हैं ये एक टेम्पोररी सोल्यूशन है। ये ऐसा थोड़ी है कि ये मान लिया हाँ तो इसी मैम पे चल ट्रू। रहे। ट्रू होगा ना, इसका मतलब ये एक टेम्पोररी सोल्यूशन है। ये कोई पक्का बात नहीं हो गया कि ये हो गया तो इसी पे चलना पड़ेगा, जरूरत पे हमें अपना बेस पीरियड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टू, 31। फिशर्स आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज द डैश टेस्ट, तो बोलो ये मैम टेबल देख के सी बोलो। बोथ হবে সবগুলি তো। हाँ, फैक्टर भी सेटिस्फाई करता है, यूनिट टेस्ट भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसीलिए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल इंडेक्स नंबर। सी। 32, 32 बोल रहा है फिशर्स आइडियल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई। फिशर्स कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करता है? मैम सर्कुलर। सर्कुलर वाला नहीं करता है, तो ऑप्शन बी, 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 33, 33 में डैश सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? जीएम ऑफ ऑफ प्राइस प्राइस रिलेटिव और द वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट, यही वाला लिखा था ना मैंने। देखो एक ही टेस्ट है जो ये सेटिस्फाई करता है, जो हम लोग का नोन नेम है वो कोई भी ये सेटिस्फाई नहीं करता है, जैसे कि लेस्पियर्स हो गया, पैसेस हो गया, मार्शलेज और बोलीज, ये कोई भी नहीं सेटिस्फाई करता है। जीएम ऑफ जो एक बोला है मैंने, लिखवाया ना, जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव इनटू वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट, ये वाला सेटिस्फाई करता है। मतलब 33 का आंसर हो जाएगा ए। 34,
बोल रहा है कि लैस्पियर्स एंड पैसेज मेथड डैश टाइम रिवर्सल टेस्ट, बोलो सैटिस्फाई, डू नॉट सैटिस्फाई। मैम डी दैट डू नॉट सेटिस्फाई। डू नॉट सैटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, सही है। ये लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते। ये देखो ना, यहाँ टेबल से देख के ही तो बताना है, और थोड़ी ना है कुछ नया बात। अच्छा, फिर 35 में क्या बोला है, बोल रहा है कि देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर। क्या अनवेटेड इंडेक्स नंबर बोल के कोई चीज है ही नहीं, क्या ये बात सही है? ना मैम আছে তো। हाँ, सिंपल जो है वही तो अनवेटेड है, सिंपल का एग्रीगेटिव, আমি सिंपल का रिलेटिव, तो फिर क्या होगा आंसर? আমি ফলস হবে। हाँ, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा कि 36। Theoretically, GM is the best average in the construction of index number, but in practice, mostly the AM is used. ये तुम लोग को बताना है, सही है, सही बात है कि गलत है। मतलब बोल रहा है कि अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो जीएम को बेस्ट माना जाता है, तो बोलो फिशर्स बेस्ट आया, ठीक है। तो फिशर्स कौन सा मेथड फॉलो करता है? मैम फिशर्स निकालो। লাস্ট পেয়ার ইনটু প্যাসেজের ইয়ে জিএম মানে ওটাই করে। जीएम फॉलो करता है, तो ज्योमेट्रिकल। तो ये आइडियल आंसर फिशर्स देता है, तो फिर इसका मतलब जीएम बेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसी से मेरा बेस्ट आंसर आता है, হ্যাঁ ठीक है। ম্যাম। लेकिन नॉर्मली अगर तुम लोग देखोगे तो तुम हम लोग रियल लाइफ में सबसे ज्यादा जो एवरेज यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? अरिथमेटिक मीन। हम्म, हम लोग एरिथमेटिक में नहीं यूज करते। कहाँ हम लोग जीएम या फिर और एक होता है ईचएम, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा, वो बात अलग है, लेकिन वो सब हम लोग यूज नहीं करते। जब भी एवरेज का बात आता है तो दिमाग में क्या आता है, डेटा को ऐड करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर হ্যাঁ दो, ठीक ম্যাম। है। तो एम यूज करते हैं। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये सही है कि गलत, ये तो देखो हमें अपने नॉर्मल कंसेप्ट से बताना है। तो ম্যাম ये ট্রু जो হবে लिखा তাহলে। ट्रू है, ठीक है, ये बात सही बोला गया है। तो ट्रू बी में था तो मैंने बी लिख दी। 37, बोलो लेस्पियर्स और पैसेज और द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर डू नॉट सेटिस्फाई, ये तीनों ऐसा कौन सा সি टेस्ट है? सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट। Dash is concerned with the measurement of price changes over a period of years when it is desirable to shift the base। समझाते हैं क्या बोला है, बोल रहा है कि डैश इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस। बोल रहा है कि ये तीनों टेस्ट में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि प्राइस चेंज को मेजर करता है। देखो वो तो सारे टेस्ट प्राइस चेंजेस को ही मेजर करते हैं, चाहे तुम लोग यूनिट ले लो, चाहे सर्कुलर ले लो, चाहे टाइम रिवर्सल, क्योंकि ये सभी इंडेक्स नंबर का टेस्ट है। तो प्राइस का मेजरमेंट तो सभी को ही करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस। लेकिन जब बेस शिफ्ट का बारी आता है तो फिर कौन सा टेस्ट है जो कि ये फॉलो करता है? बेस शिफ्ट किस में हुआ, देखो इसमें 0 था, फिर क्या आ गया बेस 1, फिर क्या आ गया बेस 2। तो कौन सा टेस्ट है ये? मैम सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर। बाकी किसी में ऐसा नहीं हुआ है, चेक करो, बाकी किसी में ऐसा नहीं। यूनिट फ्री का तो छोड़ो, वो तो यूनिट फ्री वो अलग ही है, उसमें तो बेस चेंज का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 0 और n आ रहा है, तो बहुत बेस शिफ्ट होते ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो शिफ्ट हुआ है लेकिन 2 बार, वहां पर तो बेस शिफ्ट होते ही जा रहा है। और यहाँ वैसे भी क्या है, मतलब ये भी टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, ये इसीलिए तो ये उसका एक्सटेंशन माना जाता है ना। सर्कुलर टेस्ट किसका एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही एक्सटेंशन है। तो इसमें 2 बार है, वहां पर 3 बार है, ठीक है। बाकी फैक्टर में तो वैसा कुछ है नहीं, फैक्टर में जो है बेस हमारा सेम रहता है, हाँ प्राइस और क्वांटिटी दोनों यूज होता है। तो इसीलिए तो सर्कुलर टेस्ट को फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन माना गया है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब समझ में आया बेस चेंज किस में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टी सर्कुलर टेस्ट। बी सर्कुलर टेस्ट। 39 बोल रहा है द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस, अभी अभी बोला, बोलो सी सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट, ठीक है।
तो इसी बात को 2 बार घुमा फिरा के दिया है, तो लैंग्वेज देख लो कैसे बोल रहा है। तो सर्कुलर टेस्ट क्या क्या है वो याद रखोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम लोग बोल पाएंगे, इसीलिए तो मैंने करके दिखाया। अगर हम वो P01 P12 P21 ये सब नहीं लिखेंगे तो तुम लोग ये सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। कैसे समझोगे, नहीं समझ में आएगा ना, इसीलिए वो करके दिखाया। 39 का हो गया। फिर 40 देखो बोल रहा है द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन टू करेंट वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ये मैंने इस नाम से तो नहीं सिखाया है, डिफ्लेटेड वैल्यूज, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्या, हम तुम लोग को दिखाते हैं ये कौन सा पॉइंट पे बात हो रहा है। देखो जैसे देखते हैं वो वाला क्वेश्चन मिलेगा तो हम बताते हैं, मिल जाएगा तो हाँ। हाँ देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर तुम लोग को याद है, 23 नहीं याद है तो अपने बुक में देखो। 1957 में प्राइस इंडेक्स था 313, तब वेजेस था 160। 1940 में बेस ईयर है 100, और यही मेरा क्या है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है। बेस ईयर जो है वो इक्वल 100 का मतलब क्या हो गया, बेस ईयर इंडेक्स, ठीक है। ये बेस ईयर इंडेक्स और ये करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स, ये भी प्राइस इंडेक्स ये भी प्राइस इंडेक्स। इससे हम लोगों ने क्या निकाला था कि 1940 में जब इंडेक्स 100 चल रहा था तो फिर वेजेस कितना रहा होगा, ठीक है। इसका ऑपोजिट भी हम लोगों ने क्वेश्चन निकाला था। देखो इसका ऑपोजिट भी हम लोग का इस तरीके का क्वेश्चन आया था जहां पर हम लोगों ने ये निकाला था। दिखाते हैं इसके आगे भी ऐसा क्वेश्चन होगा, देखो दिखाते हैं। यहाँ पर भी मैंने दिखाया था कि कितना एक्स्ट्रा वर्कर को और पे करना चाहिए, जो पे कर रहे हैं वो कम है कि ज्यादा है, मिल नहीं रहा है, ठीक है। याद आ रहा है ना तुम लोग को, हम जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं तुम लोग समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो ना कि पहले अगर वेजेस अभी 160 दे रहे हैं जब इंडेक्स 313 है, तो जब इंडेक्स 100 था तो कितना वेजेस दे रहे हैं, तो यही जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। और नीचे ये देखो ये और एक आ गया, देखो सैलरी पहले 500 था 1960 में, अभी 1972 में 750 हुआ। 1960 में जब सैलरी 500 था इंडेक्स नंबर था 100, अभी इंडेक्स नंबर है 250। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अभी जो 750 दिया जा रहा है क्या वो पहले के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को मैच कर पा रहा है कि नहीं। तो हम लोग को चेक करना चाहिए 100 पे अगर 500 दे रहे थे तो 250 पे कितना देना चाहिए। तो आंसर आया था 1250, जबकि हम लोग दे रहे हैं 750। तो वर्कर को और एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए, 500 मिलना चाहिए, ताकि वो पहले जैसा लाइफ जो है वो जी पाए जैसे उसने 1960 में जिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो निकालते हैं ना इसी को बोलते हैं डिफ्लेटेड वैल्यूज। डिफ्लेटेड वैल्यूज का मतलब करंट वैल्यू को निकालना, ठीक है, करंट वैल्यू को निकालना। तो कौन कैसा होता है फॉर्मूला, मैंने तुम लोग को फॉर्मूला नहीं सिखाया, सिंपल कंसेप्ट से सिखाया। तो 500/100 इंटू 250, तो 500 क्या है, करेंट ईयर सैलरी, ठीक है। 100 क्या है, प्रीवियस ईयर इंडेक्स, इंटू 250 क्या है, 250 है हम लोग का करंट ईयर इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अब बोलो कौन सा फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, डिवाइडेड बाय तो हमेशा क्या आएगा, प्रीवियस ईयर का वैल्यू, ठीक है। डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का वैल्यू आएगा। तो देखो यहाँ पर हर जगह पे डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का वैल्यू नहीं, ये 3 जगह पे दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो 40 का आंसर में कौन सा ऑप्शन कट हो जाएगा, मैम बी। नहीं एक मिनट, ये करंट वैल्यू नीचे क्या दिया है, प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, अच्छा ये रेशियो में दिया है। अच्छा ये सभी रेशियोज में ही दिए हुए हैं, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन टू करंट वैल्यू, अच्छा करंट वैल्यू में मुझे कन्वर्जन करना है। लेकिन ये वाला हम लोग क्या करंट वैल्यू में कन्वर्जन किए, हाँ करंट वैल्यू में ही किए। तो 1972 का करंट वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 500 मेरा क्या है, 500 है मेरा प्रीवियस ईयर का वैल्यू, ठीक है। डिवाइडेड बाय मेरा क्या है नीचे 100, 100 है प्रीवियस ईयर इंडेक्स, इनटू है करेंट ईयर इंडेक्स, ऐसा है फॉर्मूला। अब ये किसके साथ मैच हो रहा है, प्रीवियस ईयर का वैल्यू, प्रीवियस ईयर वैल्यू, प्रीवियस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंडेक्स। तो यहाँ दिया है इंडेक्स, यहाँ ऊपर इंडेक्स दिया है, प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस इंडेक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ रेशियो फॉर्मेट में दिया है, पूरा नहीं दिया है।
ठीक है, इसके हिसाब से ही मुझे बताना है कि कौन सा आंसर होगा। प्राइस इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, डिवाइडेड बाय प्रीवियस इंडेक्स होता है, तो এটা ये হবে वाला না नहीं है। ম্যাম। तो फिर बी वाला देखो, प्रीवियस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंडेक्स इनटू करंट ईयर इंडेक्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर आ रहा है मेरा, इसमें सभी तो ম্যাম নিচে তো प्रीवियस প্রিভিয়াস ইয়ারের ইন্ডেক্স তো কোনোটাতেই নেই। नहीं है। रुको एक मिनट देखते हैं, लेकिन यही वाला होता है, फिर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर वैसे दिया हुआ है, देखते हैं इन्होंने क्या फॉर्मूला लिखा है, क्यों लिखा है, देख ले। लेकिन यही डिफ्लेटेड होता है, दिखाते हैं तुम लोग को, देखो कुछ शायद कंसेप्ट इधर उधर हो गया मेरा, देख लेते हैं एक बार। हाँ चला गया है इसमें, नीचे की तरफ रहता है, कहाँ हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स, इसके बाद ही रहेगा वैल्यू इंडेक्स, ये रहा डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो इसमें फॉर्मूला बोल रहा है करेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, तो अगर इस तरीके से लेना, ठीक है, इसको समझा देते हैं, बाकी आंसर क्या आ रहा है, करेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, करेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, ठीक है, यहाँ चेक करते हैं कैसे करके किया। तो 1970 में प्राइस इंडेक्स था इतना, ठीक है, फिर इतना 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 ये चेंजेस हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बोल रहा है करेंट प्राइसेस इतना, रियल जीएनपी, ठीक है, चेक करते हैं क्या बोला है। Sometimes a price index is used to measure the real values in economic time series data expressed in monetary unit. For example, GNP initially calculated is calculated in current price so that the effect of price changes over a period of time gets reflected in data collected. Thereafter, to determine how much the physical goods and services have grown over time, the effect of changes in price over different values GNP is excluded. अच्छा, मतलब यहाँ पर बेस क्या माना होगा, देख लेते हैं। करेंट वैल्यू, इस पे चेक करते हैं, करेंट वैल्यू मतलब 7499 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, मतलब 113.1, देखो तो क्या ये इतना आ रहा है, चेक करो। ম্যাম 66.30 আসছে ইনটু 100 इंटू করলে। 100 कर दो तो फिर 6630 হ্যাঁ आ ম্যাম। जाएगा। अच्छा ठीक है, तो वो ये जो है इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, करेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसमें इंडेक्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है तो इनटू 100 आ रहा है, मेरा इसमें ऐसा नहीं आया, ठीक है, तो ये इसके साथ नहीं मैच होता है, ठीक है, छोड़ो ये वाला, गलत हो गया, छोड़ो वो भूल जाओ, ये अलग से ही पढ़ना है हमें। ये क्या है ये बता देते हैं, बोल रहा है कि डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज यूजिंग इंडेक्स नंबर, मतलब देखो यहाँ पर करेंट प्राइस इतना है, उसके अगेंस्ट में करेंट प्राइस इंडेक्स इतना है, ठीक है, और रियल जीएनपी जो है वो 6630 आएगा। ये जीएनपी निकालने के लिए डिफ्लेटेड वैल्यू यूज होता है। अब क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि जीएनपी इनिशियली इज कैलकुलेटेड इन करेंट प्राइस, जीएनपी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, करेंट प्राइस के बेसिस पे, सो दैट इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गेट्स रिफ्लेक्टेड इन डेटा कलेक्टेड, तो जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें प्राइस चेंजेस का इफेक्ट, ताकि हमें पता चले, जैसे देखो पहले था 6630, फिर बढ़ गया 6823, फिर और बढ़ा 7143, फिर 7301, इस तरीके से। देयर आफ्टर टू डिटरमाइन हाउ मच द फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज हैव ग्रोन ओवर टाइम, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ओवर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीएनपी इज excluded. The real economic growth in term of constant price of the base year therefore determined by डिफ्लेटिंग जीएनपी वैल्यूज यूजिंग प्राइस इंडेक्स। तो ठीक है, ये वाला मेनली किस चीज के लिए कैलकुलेट होता है,
ये कैलकुलेट होता है रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को पता करने के लिए, ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग का किस तरीके से किसी एक प्रोडक्ट में प्राइस का चेंजेस वगैरह किस तरीके से आया है। तो ये करंट ये दिख रहा है 7499, लेकिन अगर रियल जीएनपी देखोगे तो वो है 6630, कि रियलिटी में इतना है, ठीक है। ये एक्चुअली हमें मतलब यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर बोला है ना, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ओवर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीएनपी इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये जीएनपी एट करेंट प्राइस और ये रियल प्राइस, तो इन ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये जो चेंजेस आ रहा है, ये पता चलता है अगर हम लोग डिफ्लेटेड वैल्यू पे निकालते हैं, ठीक है। तो फिर डिफ्लेटेड वैल्यू का मतलब ये हो गया करेंट वैल्यू बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है। मतलब 7499 इतने इंडेक्स नंबर के लिए है, तो 100 के लिए कितना होगा, तो इंटू 100 का मतलब वही होता है। अगर 113.1 इसके लिए 7499 है क्या मेरा जीएनपी करेंट प्राइस पे, ठीक है, तो 1 के लिए हो जाएगा 7499 डिवाइडेड बाई 113.1 जो कि फॉर्मूले में, और 100 के लिए कितना हो जाएगा इंटू 100, ठीक है, तो इंटू 100। तो यही करने से 663 जो आ रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये मैंने कुछ गलत बताया नहीं, यहाँ पर भी तो वैसा ही है, ठीक है, यहाँ पर भी तो वैसा ही है कि मान लो ये सैलरी है इतने इंडेक्स नंबर के लिए, तो करेंट ईयर का सैलरी कितना होगा, ठीक है। तो ये भी तो कुछ उसी तरीके से ही हुआ है, ठीक है। फिर भी ये फॉर्मूला ही याद रखो, इससे आसानी से आंसर मतलब जो है एमसीक्यू बोल पाओगे, क्योंकि ये बताने के लिए तो ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में जैसा हमें बताया करेंट वैल्यू पूरा ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा प्राइस इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट दोनों का लेकिन सेम है, लेकिन दोनों से अलग अलग चीज निकलता है। यहाँ पर भी कंसेप्ट वही है कि अगर इतना इंडेक्स नंबर है तो इतना सैलरी, इतना इंडेक्स नंबर हुआ तो कितना होगा, ये भी तो वैसे ही हो गया ना, इंडेक्स नंबर इतना है तो इतना जीएनपी है, तो 100 हुआ तो कितना हो जाएगा। लेकिन थोड़ा कंसेप्ट अलग है, तो इसीलिए मैंने वो बता दिया था, बट वो उससे एग्जैक्टली नहीं आएगा। डिफ्लेटेड वैल्यू का मतलब करेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर, तो ये मैंने लिखवाया नहीं है, तुम लोग चाहो तो इसे एक बार यहाँ पर लिख लो, ठीक है। कहाँ लिखोगे, ये खत्म हो जाने पर ये, और ज्यादा नहीं है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, याद रहेगा। डिफ्लेटेड वैल्यू करेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, करेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, डिफ्लेटेड वैल्यू, ठीक है। चलो इस पे बहुत सारा बात हो गया, इतना हमें जरूरत नहीं है, वैसे सिर्फ फॉर्मूला देख लोगे तो काफी है। अच्छा, ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 40। तो फिर बोलो आंसर क्या हो जाएगा, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो बताए उसी पे। बी करंट वैल्यू बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, तो 40 का बी हो जाएगा, ठीक है। 41 शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, तो शिफ्टिंग तो मैंने सिखाया था, शिफ्टिंग में क्या करते हैं, तो ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट इज टू बी शिफ्टेड। क्या ये सही है फॉर्मूला या गलत है, ठीक है। तो देखो ये है ट्रू হবে 41 का आंसर ट्रू, हाँ ट्रू होगा। देखो ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था यहाँ पर, ये देखो शिफ्टिंग जब किया था, शिफ्टिंग का मतलब ये देखो, अब 2023 का नया जो है वो कैसे निकलेगा, तो 2023 का नया कैसे निकालेंगे, तो अगर ये फॉर्मूला ट्रू है तो ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, तो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे निकाला था, ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट इज टू बी शिफ्टेड। तो हमें वो प्राइस इंडेक्स लेना है जिसमें ये शिफ्ट हो रहा है, मतलब न्यू वाला, यानी कि 426, ये हम लोग का न्यू वाला है, ये देखो, नहीं ये ओल्ड टेबल है, एक मिनट ये देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है ओरिजिनल प्राइस, शिफ्टिंग का मतलब तो हम लोग का नेक्स्ट वाले में जाना होता है, शिफ्टिंग का मतलब हम लोग का नेक्स्ट वाले में जाना होता है। तो मुझे क्या निकालना है, शिफ्टिंग का मतलब नेक्स्ट वाले में जाना है, यानी 2002 3 ये सब निकालना है, 1 2 के बाद 2 3, जो 105 है वो मुझे निकालना है, तो 105 जैसे निकला वही वाला मेरा होना चाहिए। तो ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस, अच्छा मतलब
447। 447 है, ठीक है। तो 447 इंटू 100 डिवाइडेड बाई होना चाहिए प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट इज टू बी शिफ्टेड। अच्छा, जिसमें ये शिफ्टेड हो रहा है उसमें उसमें तब वो प्राइस इंडेक्स कितना रहा था, तो 1 2 में शिफ्टेड हो रहा है तब प्राइस इंडेक्स था 426। 426। हाँ ठीक है, इस हिसाब से हम लोग का ये ट्रू हो जाएगा। 41 का हो गया टू, ट्रू, ठीक है, मतलब ए 42। द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसीज, 4। कितने सारे, हाँ 4 एडिक्वेसी टेस्ट होते हैं, 4। 43। वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर कौन सा? मैम ए হবে to measure and compare prices। हाँ, मेजर और कंपेयर दोनों ही होना चाहिए। 43 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। 44, simple aggregate of quantities is a type of quantity control, quantity indices both none। बी হবে हाँ, quantity क्वांटिटी indices। इंडिसेस, क्वांटिटी कंट्रोल बोल के तो कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग सिंपल एग्रीगेट निकालते क्वांटिटी का तो उसे क्वांटिटी इंडेक्स बोलते हैं या फिर इंडिसेस। ओ 44 तक ही था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एडिशनल क्वेश्चन बैंक का जो थियोरिटिकल क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए उसमें है ये वाला 1 वाला, ठीक है। इसमें तुम लोग को बताना है कि कौन सा ट्रू या फॉल्स है। बोल रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट योर चॉइस ऑफ द आंसर बाय राइटिंग ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर जैसे बोल रहा है देखो, इंडेक्स नंबर आर साइंस एंड गाइड पोस्ट अलोंग द business highway that indicates to the businessman how he should drive or manage. For construction index number, the best method on theoretical ground is not the best method from practical point of view. Weighted index number makes them less representative. Fisher's index number is not an ideal index number। पहला बात है ये क्या दिया हुआ है, ये वाला क्या है, फॉल्स। এটা ম্যাম फिशर्स, ভুল, এটা তো আইডিয়াল হবে। हाँ ये तो मतलब फॉल्स है। तो बेसिकली ना यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है, तो एक्चुअली जो ट्रू है वही बताना है। मुझे जो लग रहा है ऑप्शन एक ही होना चाहिए, फिर भी ठीक है हम देख लेते हैं, ये नहीं होगा। वेटेड इंडेक्स नंबर मेक्स देम लेस रिप्रेजेंट, क्या हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर लेते हैं तो वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ম্যাম এটা না। हम लोग अगर फीचर्स फॉलो कर रहे, लेस्फियर्स करे, पैसेज करे, तो क्या वो लेस रिप्रेजेंटेटिव है? ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन इंडेक्स द बेस्ट मेथड ऑन थियोरिटिकल ग्राउंड इज नॉट द बेस्ट मेथड फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बोल रहे थियोरिटिकली बात ठीक है, प्रैक्टिकली बात सही नहीं है, क्या ऐसा बात है? না ম্যাম नहीं। এটাও अब হবে बोल না, रहे हैं তাহলে हाँ, এই तो হবে। ए होगा, ये ट्रू। और ये ट्रू क्यों है? बोल रहे हैं कि इंडेक्स नंबर जो है इससे हमें जो साइन मिलता है, जो गाइड मिलता है, ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, अलोंग विद बिजनेस हाईवे दैट इंडिकेट्स टू द बिजनेसमैन हाउ ही शुड ड्राइव और मैनेज, मतलब बिजनेसमैन किस तरीके से अपना बिजनेस को चलाए, उसके लिए भी इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए या बिजनेस को ड्राइव करने के लिए। बिल्कुल, ये हम लोगों ने पहले दिन नहीं पढ़ा था कि अगर ये देखो, इंडेक्स नंबर का अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन होता है, जहां पर बिजनेस के केस में भी तो एप्लीकेशन होगा ना, क्योंकि कौन सा कॉमोडिटी का प्राइस कैसे बढ़ रहा है, क्या डिमांड है मार्केट में, प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या जा रहा है, ये सब पता होगा तो ही ना बिजनेस का हम लोग डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट जो है और बनाए, कौन सा नहीं बनाए। ये ट्रू होगा। और वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ देखोगे तो ये पॉइंट तुम लोग को मिलेगा। यहाँ पर यहाँ पर जब स्टोरी किया है ना तो यहाँ पर मिल जाएगा, देख लेते हैं। ये देखो,
Index number are studied here because some technique for making forecast or inference about the figures are applied in terms of index number in regression analysis. ये regression analysis का बात बोला है, लेकिन ये देखो ये पॉइंट से समझ में आ रहा है, ठीक है, हमें फोरकास्ट करने में हेल्प होता है, तो बिजनेस फोरकास्ट में भी हमें हेल्प होगा। हमारा शेयर मार्केट में किस हालत में, ठीक है, इससे हमारा बिजनेस रिप्रेजेंट होता है, हम लोग अपना बिजनेस में क्या चेंजेस लाए नहीं लाए वो डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर ये वाला ऑब्वियसली ट्रू है। हम एक बार देख लेते हैं जस्ट कि आंसर ट्रू फॉल्स देने के लिए बोला है, लेकिन आंसर शायद, हाँ ये देखो ट्रू के ऊपर ही है, तो वन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो ट्रू है वो आंसर देना है, ट्रू फॉल्स लिखने के लिए तो बोल दिया है, बट ऑप्शन तो एक ही हम लोग टिक कर सकते हैं ना, तो फिर आंसर हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए, वन का ए। ठीक है, फिर ये लिख लेते हैं वन का ए। टू, टू में क्या बोला है, देखो बोल रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से वही, जियोमेट्रिक मीन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर, बोलो। फिर बोल रहा है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड रेंडर द सेम रिजल्ट, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज compromise between two well-known indices, not a right compromise economically speaking. Like all statistical tool, index number must be used with great caution. बोलो कौन सा ट्रू है, फॉल्स है। अच्छा मुझे फॉल्स पे टिक करना है, राइट योर चॉइस ऑफ द आंसर बाय राइटिंग फॉल्स, मतलब जो फॉल्स है वो मुझे आंसर देना है, तो इसमें से फॉल्स कौन सा है, तो क्या ए ट्रू है, बोलो। जीएम जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज है जो कि इंडेक्स नंबर को मैम बनाने, এটা তো ट्रू। जीएम true कौन हाँ यूज करता है, फिशर्स, तो फिशर्स तो हाँ आइडियल है, तो ये ट्रू होगा। फिर उसके बाद वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स रेंडर द सेम रिजल्ट, बोल रहा है अगर हम लोग वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड यूज करते हैं तो हम लोग का आंसर जो है वो सेम आता सेम है। हाँ, तो इसमें आंसर हम लोग का क्या आता है, सेम ही আসে। सेम आता है, ठीक है। फिर ये वाला बोला है फिशर्स आइडियल नंबर इज compromise between two well known indices not a right compromise economically speaking, क्या फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर में कोई प्रॉब्लम हो, वो तो खुद ही आइडियल इंडेक्स ম্যাম नंबर है। এইটাই হবে, এটা ফলস। हाँ ये वाला फॉल्स है। और बोला है कि हर एक स्टैटिस्टिकल टूल को जैसे हम लोग सावधानी से यूज करते हैं, इसे भी हमें बहुत ही कॉशन से यूज करना चाहिए। वो तो देखो हर एक चीज के लिए बोला हुआ रहता है, वो थियोरेटिकली तुम लोग एक बार गो थ्रू करोगे वो जो पॉइंट है तो वहां मिल जाएगा, ये एक नॉर्मल सा बात है। सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स को जैसे कॉशन के साथ यूज किया जाता है, इसको भी उसी तरीके से यूज करना चाहिए। तो टू का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। थ्री में बोला है द बेस्ट एवरेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड इंडेक्स नंबर इज एरिथमेटिक हार्मोनिक जियोमेट्रिक नन ऑफ दिस, बोलो। ज्योमेट्रिक मीन हाँ सी, क्योंकि इसमें फिशर्स आता है, फिशर्स ही आइडियल है, ठीक है, तो इसीलिए थ्री हो जाएगा। फोर्थ नंबर, द टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड बाय, बोलो। टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन ফিশার্স सेटिस्फाइड, হবে। टाइम रिवर्सल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फिशर्स ही तो करता है, फोर्थ का ए। फिफ्थ नंबर, द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, ফিশার্স फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फिशर्स। सिक्स्थ नंबर, द सर्कुलर टेस्ट, वही सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव, जीएम ऑफ प्राइस हाँ रिलेटिव, सिक्स्थ का डी हो जाएगा। सेवन, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन arithmetic mean of Laspers passes, median of Laspers passes, ম্যাম mode এটা of Laspers, করেছিলাম আমরা ডি নান অফ দিস হবে। হ্যাঁ এটা করেছিলাম সাতেরটা, ঠিক আছে। এইট নাম্বার প্যাসেজ ইন্ডেক্স নাম্বার ইজ বেসড অন, ম্যাম ये भी এইটও कर হয়ে लिया। গেছে, 8 9 10 11 হয়ে গেছে। अच्छा 8 9 10 11 हो गया है, 12 नहीं हुआ है क्योंकि टेस्ट 12 तो টা आज হয়নি पढ़ा। ম্যাম। हाँ, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इंडेक्स फॉर्मूला। মার্শালেজ আর ফিশার্স, তো মার্শাল হবে সি। हाँ, क्योंकि टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, अगर टाइम रिवर्सल टेस्ट देखोगे फिशर्स और मार्शल, तो फिर इसमें आंसर मुझे क्या देना चाहिए, फिशर्स का तो ऑप्शन है नहीं तो मार्शल মার্শাল। देंगे। तो ये कितना नंबर था ये वाला क्वेश्चन, এটা ম্যাম 12। 12 का सी। इसके बाद 13 किया हुआ है, नहीं किया होगा, हाँ না किया ম্যাম हुआ है। এটা নেই। अच्छा करा नहीं, करा ना।
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, इसमें से कौन सा सही है? मैम ए হবে हाँ, PN by नॉर्मली क्या होता है, पीएन बाई पी जीरो इंटू 100 होता है, तो पीएन बाई पी जीरो किधर लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है। अब वेट दिया है तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ है, तो देखो यहाँ पर क्यू जीरो क्योंकि जो वेट होता है वो सेम मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्यू एन बाई क्यू जीरो है। और वैसे भी सबसे सही कौन सा है, जिसमें 100 लगा हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए। 13 के बाद 15 करेंगे, 14 कर लिया था इसीलिए, ये कर लिया हाँ था ना मैम 15, 15 तो हम लोगों ने पहले दिन ही कर लिया था शायद। ম্যাম 15টা হয়নি হয়নি? ওটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে হয়তো হয়েছে। আমাকে দাগ দেওয়া নেই তাহলে এই তো, আমি এই তো 15 पहले হ্যাঁ दिन এটা ही किया হয়ে था, গেছে তাই 15 किया था, 16 किया था, 17 भी किया था, ठीक है, 15 16 17 18 ये शायद नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। लिंक रिलेटिव इंडेक्स नंबर इज नहीं एक्सप्रेस्ड फॉर पीरियड एन इज, लिंक रिलेटिव का आंसर क्या होगा? तो लिंक रिलेटिव में क्या होता है, पी एन बाई, ये देखो ये यहीं पर मिल जाएगा, लिंक रिलेटिव में क्या होता है, पी एन बाई, जैसे पी वन बाई पी जीरो, फिर पी टू बाई पी वन, फिर पी थ्री बाई पी टू, फिर पी फोर बाई হ্যাঁ पी ম্যাম थ्री, तो फिर क्या हो जाएगा, এ मतलब হবে এটা PN বাই PN প্লাস 1 ना, एन प्लस वन तो नहीं हो रहा है, एन मतलब जैसे वन है, नीचे तो जीरो आ रहा है, ও আচ্ছা मतलब হ্যাঁ ऊपर হ্যাঁ ওটা तो नीचे জিরো कम आ रहा है যাচ্ছে ना, तो कम आने से नीचे क्या होना चाहिए, एन মাইনাস से कम, माइनस, तो माइनस वाला तो दो ऑप्शन है, ये भी है ये भी है, लेकिन सही कौन सा होगा? ম্যাম PN টা নিতে হবে তো हाँ, क्योंकि ऊपर एन है तो ही तो एन माइनस वन होगा, जैसे एन का वैल्यू अगर वन है तो नीचे वन माइनस वन जीरो, एन का वैल्यू अगर टू है तो टू माइनस वन वन हो जाएगा, एन का वैल्यू अगर थ्री है तो थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, तो फिर कौन सा सही है, 18 का সি सी। तो 18 का सी लिख लेते, चलो 18 का आंसर हो जाएगा, 15 का जरूरत नहीं, कर लिया, 18 का सी कर दिया, ठीक है। अच्छा, 18th के बाद 19th ये कर लिया था, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, हाँ नहीं, এ হবে এটা लेस्पियर्स इनटू पैसेज होगा ये वाला ए, ठीक है, रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज, 19 का ए। और 20 देखते, 20 कर लिया था या बाकी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोलो, P01 ম্যাম এটা Q01, বি হবে तो P ফ্যাক্টর और Q मतलब भी होता है, ठीक है, तो भी एन भी जीरो, तो भी एन मतलब पी एन, P0 हाँ P0 हाँ, तो फिर कौन सा हो जाएगा, समेशन तो लगेगा, बी ये वाला है, ठीक है, पी एन क्यू एन पी जीरो क्यू जीरो, ठीक है, 20 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, 20 का बी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मार्शल एजवर्थ वाला बोलो, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला जब मैंने वेटेड सिखाया था तब मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, तो उसमें भी कौन सा होता है, पी एन बाई पी जीरो तो होता ही है, लेकिन उसमें मैम और Q0 क्वांटिटी का प्लस Q1 एवरेज, हाँ, तो कौन सा होगा, Q0 प्लस पी एन बाई Q1 पी जीरो तो होगा, और क्वांटिटी का एवरेज हो जाएगा, तो एवरेज करने से कट गया था, इन्होंने बोला था हम दो तरीके का ही लेंगे, ये देखो मेरा ये लिखवाया हुआ है, ये देखो मैंने करके इसीलिए दिखाया है ताकि तुम लोग याद रख पाओ, दिखा देते हैं, ये रहा मार्शल एजर्थ, देख यहाँ मैंने करके दिखाया था क्यों ऐसा आ रहा है, तो जो भी हो ये है फॉर्मूला, मैंने ये दिखाया था कैसे आ रहा है, Q0 QN এটা डिवाइडेड A बाय 2, হয়ে যাবে তাহলে तो फिर आंसर P0 ए, प्लस ए PN 21 का ए, A याद रखना पड़ेगा, देखो अभी अभी हम लोग भूल जा रहे हैं, तो आगे अब अगर 2-3 महीने बाद पढ़ोगे तो और भी भूल जाओगे, 22 कर लिया था, 23 ম্যাম ये, 25 অবধি এবার হয়ে গেছে हाँ 25 तक हो गया, 26 में बोला है फ्रॉम 26 to 29 each of the following statement is either true or false with your choice of answer writing a for false, तो मतलब मुझे false चुनना है, बेस ईयर क्वांटिटी आर टेकन एज वेट इन लैस्पियर्स के केस में जब हम लोग क्वांटिटी वेट के तौर पे लेते हैं तो क्या हम लोग बेस ईयर लेते हैं, लैस्पियर्स,
उसके बाद पैसेज पी आता है, तो एल पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो उसमें हाँ मैम, क्वांटिटी बेस क्यों? ईयर मीन। ट्रू. फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पैसेज हाँ मैम, इंडेक्स नंबर. फॉल्स फॉल्स. तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 26 का? मुझे तो फॉल्स ही ए। बताने के लिए. बी. बी वन. ओ फॉल्स बोलते बोला चाहिए। हाँ, तो बी हो जाएगा. अच्छा 27. करेंट ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट इन पैसेज प्राइस इंडेक्स, मतलब ये सब में मुझे फॉल्स बताना है. ठीक है, 26 से लेके 29 तक. करेंट ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट इन पैसेज प्राइस इंडेक्स. पैसेज में करेंट ईयर का क्वांटिटी लिया जाता है, बिल्कुल. पैसेज में क्या होता है? लास्ट ईयर्स में हाँ बेस ईयर मैम। का. तो ये सही है, ट्रू है. एजोर्थ मार्शल इंडेक्स फॉर्मूला सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट. चेक करो हाँ टेबल मैम, में. ट्रू। arithmetic mean of last year's and passage index number is called Bowley's index number. हाँ मैम, एटा ट्रू। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 27 का? डी हो जाए। डी हो जाएगा. 28. 28 में क्या बोला है? करेंट ईयर प्राइजेस आर टेकन एज वेट इन पैसेज क्वांटिटी इंडेक्स. अगर पैसेज का क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे तो QN बाई Q0 होगा. वेट हाँ के मैम, नाम पे प्राइस आएगा. ठीक है, अब पैसेज है तो कौन सा आता है? करेंट ईयर. करंट ईयर। तो करेंट ईयर प्राइसेस आर टेकन एज, तो ये वाला क्या हो गया? ट्रू. फिशर्स आइडियल इंडेक्स फॉर्मूला सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. देखो, देख के बताओ. फिशर्स क्या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है? हाँ टेबल मैम। देख. करता है. द सम ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द बेस पीरियड एंड करेंट पीरियड इज टेकन एज वेट इन लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर. क्या लास्ट ईयर्स में क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, मतलब जीरो और ये एन, क्या इसे लिया जाता है वेट के तौर पे? नहीं, इसमें तो एक ही लिया जाता है लास्ट ईयर्स में. दोनों थोड़ी ना लिया हाँ जाता मैम, है. ये तो मार्शल एज अर्थ में होता है. तो फिर फॉल्स क्या हो गया? सी. मुझे तो फॉल्स ही बताने के लिए बोला है, तो 28 का क्या हो जाएगा? सी. 29 में क्या बोला है देखो. सिंपल एग्रीगेटिव्स एंड सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस true। रिलेटिव फॉर. ये ट्रू है. ठीक है. बेस ईयर प्राइस इन प्राइजेस आर टेकन एज वेट इन लास्ट ईयर्स क्वांटिटी इंडेक्स. लास्ट ईयर्स हाँ का मैम, क्वांटिटी. ट्रू। ट्रू. फिशर्स आइडियल इंडेक्स फॉर्मूला ओवे टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल. बोलो ये सही है. टाइम और फैक्टर दोनों को ही मान लेता है. हाँ मैम, तो फिर ये क्या हो जाएगा? डी हो जाए। बी. ओ सी। সি হবে তো, ম্যাম এটা কি ফলস বলেছে, তো. টাইম রিভার্সাল আর ফ্যাক্টর তো ম্যাম করে ফিশার্স। দুটোই করে. দেখে हाँ নিয়েছো मैम, ঠিক করে? तो फिर इसमें आंसर फिर क्या हो जाएगा? डी। डी. ठीक है, 29 का डी हो जाएगा. अच्छा. ये 30 का कर लिया था हम लोगों ने. 1980 the net monthly income of employee was 800 per month. The consumer price index number was 160 in 1980. It rises to 200 in 1984. It has to be rightly compensated. क्या हम लोग सही उनको compensation दे रहे हैं? तो कैसे निकालोगे? 800 जब मिल रहा था तब प्राइस इंडेक्स क्या था? 160. तो 200 में कितना मिलना चाहिए? तो ये देखो, जब 800 था, ठीक है, प्राइस इन 800 सैलरी मिलता था जब प्राइस इंडेक्स था 160. 160 पे मिलता था 800. ठीक है, अब प्राइस इंडेक्स हो गया है 200. तो कितना मिलना चाहिए? 800 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 200. बोलो कितना होगा? ম্যাম 1000 আসছে এটা। ठीक है, तो फिर हम लोग उनको दे कितना रहे हैं अभी? 800 টাকা ম্যাম, 200 টাকা দিতে হবে আর। हाँ, तो the consumer price index 160 in 1980 it rises to 200 if it has to be rightly compensated the additional DA टू बी पेड टू द एम्प्लॉय. तो फिर एडिशनल कितना देना पड़ेगा? 200 रुपए. यानी आंसर कितना हो जाएगा? सी. ठीक है, अभी हम लोग 800 दे रहे हैं और 200 देना पड़ेगा. अच्छा, फिर 31 वाला बताओ. द सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला एंड वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई. कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है? एक ही टेस्ट सेटिस्फाई करता है. ম্যাম सर्कुलर. ইউনিট টেস্ট। ओ, सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला एंड वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट. ये तो यूनिट टेस्ट तो सेटिस्फाई नहीं करता है, बाकी सारे फॉर्मूले को करता है, एक को স্যাটিসফাই করেন বলেছে। सेटिस्फाई इज.
सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला एंड वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला। ये सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला एंड वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला। ये तो प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव, ये देखो ये जो नाम है ना इसको शॉर्ट में दिया है, पूरा नहीं दिया है। इसमें एग्रीगेटिव रिलेटिव दोनों लैंग्वेज यूज है ना, तो फिर कौन सा आंसर होगा? सर्कुलर। सर्कुलर। तो ये हो गया हम लोग का 31 का आंसर सर्कुलर। 31 का आंसर हो गया मेरा सर्कुलर, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में। ठीक है। 32 32 में बोला है फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज द ओनली फॉर्मूला विच सेटिस्फाइज कौन सा वाला टेस्ट? टाइम फैक्टर। टाइम रिवर्सल टेस्ट फैक्टर, मतलब ए एंड सी, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी। 33 33 में बोला है नाइदर लेस्पियर्स फॉर्मूला नॉर पैसेज ओवेज, कौन सा, ये दोनों ने कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं किया? यूनिट तो सबने किया है, तो यूनिट नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, यहाँ यूनिट लगा हुआ। सर्कुलर हवे शुद्ध। टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई एक आंसर होगा, बोलो। मैम नन ऑफ दिस हवे। नन ऑफ दिस होगा, मतलब 33 का डी हो जाएगा। 37 ম্যাম এটা কি ওবে করে না, এটা তো করে না বলেছে। করে না বলছে। হ্যাঁ তাহলে ম্যাম ডি হবে। अच्छा 37 कौन सा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है? द चॉइस ऑफ suitable बेस पीरियड इज एट बेस ए टेम्पोररी सॉल्यूशन, द इंडेक्स नंबर इज a special type of average, there is no such thing as unweighted index number। तो बोलो कौन सा है? सी হবে। सी होगा, ठीक है, इसका सी हो गया। 38 फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन क्या होगा आंसर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का इसमें से? ম্যাম এটা ইনটু হয় তাহলে pn q1 বাই p0 चेक q0। चेक करो, याद नहीं है तो चेक करो। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट pn q0 भी एन होता है ना, मतलब पी एन क्यू एन P0 Q0, पी एन क्यू एन P0 Q0, कौन सा वाला होगा? ए হবে ए। पी एन क्यू एन P0 Q0 ए हो जाएगा। 38 का ए हो जाएगा, ठीक है, 38 का ए हो जाएगा। और 39 जो कि लास्ट है, 39 सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, ম্যাম সি হয়ে যাবে। हाँ वही वाला सिंपल एग्रीगेटिव और वो रिलेटिव, ठीक है, ये जो प्राइस रिलेटिव लिखा हुआ, ठीक है। और बाकी देखो जो भी क्वेश्चन हो गया तुम लोग एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो एक्सरसाइज वाला तो सारा हो गया, मतलब जो पहले एडिशनल के आ गया, एडिशनल सारा हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि सारा जरूरत भी नहीं होता एग्जाम पर्पस के लिए, अगर देखा जाए तो एग्जाम पर्पस के लिए जितना है उतना हम लोगों ने कर लिया है। तुम लोग नोट डाउन कर लेना और मुझे एक स्क्रीनशॉट दे देना ग्रुप में, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि क्या क्या बाकी है, या फिर क्या बाकी है वो लिख के दे देना, ठीक है, क्या क्या बाकी है हम देख लेंगे, अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो करेंगे, नहीं तो बाद में टाइम हुआ तो बताएंगे। लेकिन एग्जाम के लिए इतना काफी है, और हम लोग इंडेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। बस तुम लोग मुझे ये लिख के दे देना कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है एडिशनल क्वेश्चन बैंक से, उसमें अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो उस टॉपिक को जब करवाएंगे तो वहां पर हम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने नोट डाउन नहीं किया, मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था एक बार नोट डाउन करने के लिए, तो वो नोट डाउन करके मुझे बता देना। लेकिन नेक्स्ट क्लास में और इंडेक्स नंबर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो भी करना था हो गया, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेके मैंने करवा दिया, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। बाय मैम।